नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका रीडर्स माइंड चैनल में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की बेहतरीन और असरदार किताबों की ऑडियो बुक समरी, वो भी बिल्कुल सरल और समझने योग्य भाषा में। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब जो निवेश की दुनिया में क्रांति ले आई, द न्यू बफेटोलॉजी। क्या आप जानना चाहते हैं कि वॉरेन बफेट, दुनिया के सबसे सफल निवेशक, कैसे कंपनियों का चयन करते हैं? कैसे वे शेयर बाजार की उठापटक से घबराते नहीं, बल्कि उसका फायदा उठाते हैं? और कैसे आप भी उनकी रणनीतियों को अपनाकर लंबे समय में धन बना सकते हैं? तो चलिए शुरू करते हैं इस किताब की गहराई से समझ, द न्यू बफेटोलॉजी। चलिए शुरुआत करते हैं। द न्यू बफेटोलॉजी, वॉरेन बफेट के निवेश रहस्य। मैरी बफेट और डेविड क्लार्क द्वारा लिखित द न्यू बफेटोलॉजी एक ऐसी किताब है जो आपको वॉरेन बफेट की निवेश शैली सिखाने का दावा करती है। यह पुस्तक 2002 में प्रकाशित हुई थी। इसका मुख्य विचार ये है कि सबसे सरल स्पष्टीकरण ही सबसे अच्छा होता है, जैसा कि चार्ल्स मुंगेर और बिली ऑकम ने निवेश और विज्ञान को सिखाया है। यह किताब इस विचार को आपके दिमाग में एक सॉफ्टवेयर प्रोग्राम की तरह डालना चाहती है, ताकि आप बफेट की तरह सोच सकें और निवेश कर सकें। किताब की शुरुआत में ही एक डिस्क्लेमर दिया गया है कि यह किसी कंपनी या निवेश को खरीदने या बेचने की सलाह नहीं है, और न ही लेखक या प्रकाशक कानूनी, लेखा या निवेश सेवाएं प्रदान कर रहे हैं। यदि आपको विशेषज्ञ सलाह चाहिए तो एक सक्षम पेशेवर से सलाह लेनी चाहिए। चलिए अब अध्यायों को विस्तार से समझते हैं। फॉरवर्ड, एक बहुत ही निजी अरबती के बारे में कुछ व्यक्तिगत बातें। क्या आप जानते हैं कि वॉरेन बफेट ने सिर्फ $1,05,000 की शुरुआती रकम को $30 बिलियन की संपत्ति में कैसे बदल दिया? यह एक अविश्वसनीय उपलब्धि है। वॉरेन 1929 के शेयर बाजार दुर्घटना के दौरान पैदा हुए थे, जिसने उनके पिता की निवेश फर्म को लगभग दिवालिया कर दिया था। डिप्रेशन में बड़े होने के कारण उन्हें बचपन से ही पैसे का जुनून था। उनकी पसंदीदा चीज एक सिक्का बदलने वाली मशीन थी, और वह कंपाउंडिंग के गणितीय गणनाओं में डूबे रहते थे। 6 साल की उम्र में उन्होंने कोका कोला की बोतलें खरीदकर 5 सेंट में बेचकर अपना पहला व्यवसाय शुरू किया। उन्होंने 8,000 Ways to Make $1,000 नामक किताब कंठस्थ कर ली थी और वाशिंगटन पोस्ट बेचकर तथा पिनबॉल व्यवसाय चलाकर अधिकांश कमाई बचा ली थी। उन्होंने 11 साल की उम्र में अपना पहला शेयर बाजार निवेश किया था और 17 साल की उम्र तक $6,000 जमा कर चुके थे। कोलंबिया विश्वविद्यालय में बेंजामिन ग्राहम की क्लास ने उनकी जिंदगी बदल दी। ग्राहम, जिन्हें मूल्य निवेश का जनक कहा जाता है, ने वॉरेन को एक नई राह दिखाई। वॉरेन ने उनके लिए मुफ्त में काम करने की पेशकश की और अंततः ग्राहम मान गए और उन्हें नौकरी पर रखा। 1956 में ग्राहम के रिटायर होने के बाद वॉरेन ओमाहा लौट आए और $1,05,000 और अपने पैसे से बफेट पार्टनरशिप की स्थापना की। यह पार्टनरशिप अगले 13 वर्षों में 30% औसत वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न देने में सफल रही। वॉरेन अपने निवेशों में 100% अपना पैसा भी लगाते थे, यानी जो वह दूसरों के पैसे के साथ करते थे वही अपने पैसे के साथ भी करते थे। लेकिन 1969 तक वॉरेन को लगा कि शेयर बाजार बहुत अधिक महंगा हो गया है, जिससे मूल्य उन्मुख निवेश करना असंभव हो गया है। उन्होंने अपने पार्टनर्स को बताया कि वह बेहतरीन परिणाम नहीं दे पाएंगे, और इसलिए उन्होंने पार्टनरशिप बंद कर दी। उन्हें नकदी या उन कंपनियों के शेयर वापस दे दिए जिनमें पार्टनरशिप का हित था। उन्होंने बर्कशायर हैथवे नामक एक सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाली कपड़ा कंपनी में बहुमत हित हासिल कर लिया था। पार्टनरशिप को लिक्विडेट करने के बाद वॉरेन ने चुपके से अपने पार्टनर्स के बर्कशायर के शेयर खरीद लिए और खुले बाजार से और शेयर खरीदकर व्यक्तिगत रूप से कंपनी को नियंत्रित कर लिया। उन्होंने बर्कशायर को 2 कारणों से चाहा। पहला, बीमा कंपनियां उन्हें एक निवेश फ्लोट, बीमा प्रीमियम से बनी पूंजी का पूल प्रदान करती थीं। दूसरा, उस समय व्यक्तिगत आयकर दरें कॉर्पोरेट दरों से बहुत अधिक थीं। एक बीमा कंपनी का उपयोग करके वॉरेन कम कॉर्पोरेट कर दरों का लाभ उठा सकते थे और संचित आयकर से बच सकते थे,
जो वारेन जैसे लोगों को उच्च व्यक्तिगत आयकर दरों से बचने के लिए एक कॉर्पोरेशन का उपयोग करने से रोकने के लिए डिजाइन किया गया था। पिछले 30 वर्षों में बर्कशायर का बुक वैल्यू $19 प्रति शेयर से बढ़कर $40,000 से अधिक हो गया है और इसका शेयर बाजार मूल्य $13 प्रति शेयर से बढ़कर लगभग $70,000 हो गया है। वारेन बफेट का बर्कशायर हैथवे में प्रारंभिक निवेश लगभग $7 मिलियन से बढ़कर $30 बिलियन से अधिक हो गया है। परिचय: वारेन बफेट ने $1,05,000 को $30 बिलियन में कैसे बदला? द न्यू बफेटोलॉजी वारेन बफेट की चयनात्मक विरोधाभासी निवेश रणनीति पर पहली व्यापक और अद्यतन गाइड है। यह रणनीति उन्हें गिरते बाजारों और खराब प्रदर्शन करने वाले शेयरों का फायदा उठाने में मदद करती है। ये पहली किताब है जो बताती है कि बफेट ने बुरी परिस्थितियों और गिरते बाजारों का कैसे फायदा उठाया और लगभग शून्य पूंजी खोने के जोखिम के साथ अत्यधिक लाभ कैसे प्राप्त किए। पुस्तक बताती है कि वारेन केवल उन कंपनियों में रुचि रखते हैं जिनके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज होता है। यह भी बताया गया है कि वारेन कब और क्यों एक स्टॉक बेचते हैं, एक ऐसा पहलू जिसे अन्य लेखकों ने नजरअंदाज कर दिया है। उदाहरण के लिए, उन्होंने बुल मार्केट के चरम पर कोका कोला में अपनी 17% हिस्सेदारी को 1998 की कमाई के 167 गुना के असाधारण मूल्य पर करमुक्त बेच दिया। इंटरनेट ने व्यक्तिगत निवेशकों को वित्तीय जानकारी तक अभूतपूर्व पहुंच प्रदान करके निवेश लोकतंत्र की एक नई तरह की शुरुआत की है। अब कोई भी विशिष्ट समूह वित्तीय जानकारी पर एकाधिकार नहीं रखता है, लेकिन समस्या यह है कि इस जानकारी को बैंक योग्य सोने में कैसे बदला जाए। यह किताब आपको सिखाती है कि वित्तीय जानकारी को कैसे समझना और उपयोग करना है, जैसे वारेन बफेट करते हैं। यह पुस्तक आपको वारेन की कार्यप्रणाली और वित्तीय समीकरणों को सिखाने के लिए एक चरण दर चरण दृष्टिकोण अपनाती है। इसमें बताया गया है कि वारेन कैसे उत्कृष्ट व्यवसाय को साधारण व्यवसाय से अलग करते हैं। पुस्तक का पहला भाग गुणात्मक पहलुओं पर केंद्रित है। यह सिखाता है कि वारेन किसी कंपनी की दीर्घकालिक आर्थिक शक्ति और गुणवत्ता को कैसे पहचानते हैं। वह तभी निवेश करते हैं जब स्टॉक की कीमत सही निम्न स्तर पर गिर जाती है। पुस्तक का दूसरा भाग मात्रात्मक है, जहां आप वारेन द्वारा उपयोग किए जाने वाले गणितीय समीकरण सीखेंगे। वारेन तभी निवेश करते हैं जब वे किसी कंपनी को इतनी कम कीमत पर प्राप्त कर सकें कि यह व्यावसायिक अर्थ में सही लगे। यह एक अनुमानित वार्षिक कंपाउंडिंग दर से निर्धारित होता है। पुस्तक में यह भी बताया गया है कि वित्तीय जानकारी ऑनलाइन कहां से प्राप्त करें और टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स BA35 सोलर वित्तीय कैलकुलेटर का उपयोग कैसे करें। द न्यू बफेटोलॉजी उन लोगों के लिए एक अलग लेकिन उतना ही ज्ञानवर्धक दृष्टिकोण प्रदान करती है जिन्होंने मूल बफेटोलॉजी पढ़ी है। ये बताती है कि वारेन बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता का लाभ उठाकर महान व्यवसायों में सस्ते दामों पर कैसे निवेश करते हैं। वारेन ने इस किताब को लिखने में भाग नहीं लिया, लेकिन उनकी लेखनियां, व्याख्यान, साक्षात्कार और बातचीत इस किताब की नींव हैं। ये ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि वारेन के निवेश के तरीके समझने में आसान हैं, लेकिन उन्हें लागू करना मुश्किल हो सकता है, खासकर जब बाकी दुनिया बेच रही हो और आप खरीदने जा रहे हों। अध्याय 1 वारेन स्टॉक मार्केट में क्यों नहीं खेलते और ऐसा न करने से वह अमेरिका के नंबर 1 निवेशक कैसे बने। आपको वारेन बफेट के बारे में एक महत्वपूर्ण बात जाननी चाहिए। वह शेयर बाजार खेलते नहीं, कम से कम पारंपरिक अर्थों में तो नहीं। उन्हें मौजूदा निवेश रुझानों या लोकप्रिय निवेशों में कोई दिलचस्पी नहीं है। वह स्टॉक की कीमतों का चार्ट नहीं बनाते और वह मोमेंटम इन्वेस्टिंग में भाग नहीं लेते, जो कहता है कि अगर स्टॉक की कीमत तेजी से बढ़ रही है तो वह आकर्षक है। उन्होंने खुशी खुशी इंटरनेट क्रांति और बायोटेक बोजा को मिस करने की बात स्वीकार की है। फिर भी उन्होंने केवल शेयर बाजार में निवेश करके $1,05,000 के शुरुआती निवेश को $30 बिलियन से अधिक की संपत्ति में बदल दिया है। वारेन बफेट सुपररिच इसलिए नहीं बने क्योंकि उन्होंने स्टॉक मार्केट खेला, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्होंने उन लोगों और संस्थानों को खेला जो स्टॉक मार्केट खेलते हैं।
वारेन अन्य निवेशकों की निराशावाद और दूरदर्शिता की कमी से उत्पन्न मूर्खता का फायदा उठाने वाले सबसे बड़े खिलाड़ी हैं। अधिकांश लोग और वित्तीय संस्थान, जैसे म्यूचुअल फंड, त्वरित लाभ की तलाश में स्टॉक मार्केट खेलते हैं। इसके परिणाम स्वरूप उन्होंने ऐसी निवेश विधियां और दर्शन विकसित किए हैं जो दूरदर्शिता की कमी से नियंत्रित होते हैं। जब ऐसा होता है तो वारेन धैर्यपूर्वक बर्कशायर के अरबों के साथ इंतजार करते हैं, उन चुनिंदा कंपनियों को खरीदने के लिए तैयार रहते हैं जिन्हें अधिकांश लोग और म्यूचुअल फंड बेचने की बेताबी में होते हैं। वारेन ऐसा दूसरों से बेहतर इसलिए कर पाते हैं क्योंकि उन्होंने दो बातें खोजी हैं जिनकी कुछ निवेशक सराहना करते हैं। एक, लगभग 95% लोग और निवेश संस्थान अल्पकालिक प्रेरित होते हैं। इसका मतलब है कि वे अच्छी खबर पर खरीदते हैं और बुरी खबर पर बेचते हैं, भले ही कंपनी की दीर्घकालिक आर्थिक स्थिति कुछ भी हो। ये झुंड मानसिकता है। 2, वारेन की सफलता की दूसरी नींव उनकी इस समझ में निहित है कि समय के साथ यह व्यवसाय का वास्तविक दीर्घकालिक आर्थिक मूल्य है जो अंततः खेल के मैदान को समतल करता है और एक कंपनी का सही मूल्यांकन करता है। वारेन ने पाया है कि अधिक मूल्यवान व्यवसायों को अंततः नीचे की ओर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, जिससे उनके शेयरधारक गरीब हो जाते हैं। इसके विपरीत, मजबूत दीर्घकालिक अर्थशास्त्र वाले कम मूल्यवान व्यवसायों को अंततः ऊपर की ओर पुनर्मूल्यांकित किया जाता है, जिससे उनके शेयरधारक धनी हो जाते हैं। वारेन को सुपररिच बनाने वाली उनकी ये प्रतिभा है कि वह देखते हैं कि स्टॉक बाजार पर हावी रहने वाली अल्पकालिक बाजार मानसिकता समय समय पर महान व्यवसायों को अत्यधिक कम आंकती है। जब ऐसा होता है तो वारेन बाजार में जाते हैं और जितने शेयर खरीद सकते हैं खरीद लेते हैं, ये जानते हुए कि समय के साथ व्यवसाय की दीर्घकालिक अर्थशास्त्र अंततः नकारात्मक स्थिति को ठीक कर देगी। स्टॉक मार्केट अच्छी खबर पर खरीदता है और बुरी खबर पर बेचता है। वारेन बुरी खबर पर खरीदते हैं। यही कारण है कि उन्होंने इंटरनेट, कंप्यूटर, बायोटेक्नोलॉजी, सेलुलर टेलीफोन जैसे लोकप्रिय उद्योगों में अच्छी खबर वाले बुल बाजारों को मिस करना सुनिश्चित किया। वारेन का खेल लोकप्रिय से बचना है, अल्पकालिक बुरी खबर का इंतजार करना है ताकि एक शानदार व्यवसाय की कीमत कम हो जाए, फिर उस पर कूद पड़ना है और जितने शेयर हो सके खरीद लेना है। जैसा कि वारेन ने एक बार कहा था, कम स्टॉक कीमतों का सबसे आम कारण निराशावाद है, कभी कभी व्यापक, कभी कभी किसी कंपनी या उद्योग के लिए विशिष्ट। हमें बर्कशायर हैथवे निराशावाद पसंद है क्योंकि यह जो स्टॉक कीमतें पैदा करता है। अध्याय 2, वारेन एक कंपनी के बारे में बुरी खबर से अच्छा लाभ कैसे कमाते हैं। वारेन चयनात्मक विरोधाभासी निवेश रणनीति का अभ्यास करते हैं। एक विरोधाभासी निवेश रणनीति वह होती है जिसमें निवेशक गिरती हुई स्टॉक कीमत से निवेश करने के लिए प्रेरित होता है। विरोधाभासी निवेशक उनमें निवेश करते हैं जिन्हें अन्य निवेशक अनाकर्षक पाते हैं, जिससे कम कीमत सुनिश्चित होती है, जिससे उम्मीद है कि एक बार कंपनी के भाग्य और स्टॉक की कीमत ठीक हो जाने पर भारी मुनाफा होगा। वारेन का मानना है कि केवल इसलिए कि किसी कंपनी का स्टॉक मूल्य गिर रहा है, वह अपने आप में निवेश करने का पर्याप्त कारण नहीं है। उन्हें केवल तभी दिलचस्पी होती है जब कंपनी के पक्ष में असाधारण व्यावसायिक अर्थशास्त्र काम कर रहा हो और एक विरोधाभासी स्टॉक मूल्य हो। उन्हें यह मिला है कि इन असाधारण कंपनियों की आकर्षक कीमत बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता का परिणाम होती है। उनकी मूल निवेश फिलॉसफी विरोधाभासी है, जिसमें शर्त यह है कि कंपनियां असाधारण व्यवसाय हो जिनमें स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ हो। विरोधाभासी निवेश रणनीति बनाम चयनात्मक विरोधाभासी निवेश रणनीति। पारंपरिक विरोधाभासी निवेश रणनीति में निवेशक ऐसे स्टॉक खरीदते हैं जिन्होंने हाल ही में खराब प्रदर्शन किया है और निवेशकों के पक्ष से बाहर हो गए हैं। यह रणनीति गिरती स्टॉक कीमतों पर केंद्रित है और कंपनियों के अंतर्निहित अर्थशास्त्र पर बहुत कम ध्यान देती है। चयनात्मक विरोधाभासी निवेश रणनीति। वारेन का दृष्टिकोण कहता है कि निवेशक शेयर तभी खरीदे जब किसी कंपनी के पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ हो, और केवल तभी जब उसकी स्टॉक कीमत एक दूरदर्शी बाजार द्वारा इतनी कम कर दी गई हो कि पूरी कंपनी खरीदना व्यावसायिक रूप से समझ में आए।
यह उन विशिष्ट कंपनियों को लक्षित करती है जिनके पास अपने प्रतिस्पर्धियों पर एक पहचान योग्य स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है और वे ऐसी कीमत पर बिक रही हैं जिसे एक निजी व्यवसाय का मालिक आकर्षक पाएगा। मुख्य बात, वारेन की तरह बनने के लिए ये जानना होगा कि क्या खरीदना है और कब खरीदना है। क्या खरीदना है? एक असाधारण व्यवसाय जिसमें स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ उसके पक्ष में हो। कब? जब स्टॉक बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता ने उसके शेयरों की कीमत को गिरा दिया हो। निराशावादी दूरदर्शिता और बुरी खबर की घटना वारेन के खरीदने के अवसर पैदा करती है। यदि अधिकांश स्टॉक बाजार कभी कभार निराशावादी दूरदर्शिता से पीड़ित नहीं होता, तो वारेन बफेट को दुनिया के कुछ महान व्यवसायों को छूट वाली कीमतों पर खरीदने का अवसर कभी नहीं मिलता। वारेन ने अपने करियर की शुरुआत में ही ये भी खोज लिया था कि स्टॉक खरीदने और बेचने वाले अधिकांश लोग, इंटरनेट डे ट्रेडर से लेकर म्यूचुअल फंड प्रबंधकों तक, केवल त्वरित लाभ कमाने में रुचि रखते हैं। म्यूचुअल फंड प्रबंधकों पर हर साल सर्वोत्तम परिणाम देने का बहुत दबाव होता है, क्योंकि निवेशक उन फंडों में निवेश करना चाहते हैं जो शीर्ष प्रदर्शन रेटिंग अर्जित करते हैं। यह म्यूचुअल फंड की प्रकृति है। यह अल्पकालिक उन्मुख म्यूचुअल फंड खरीदने वाली जनता को पूरा करता है। वारेन ने यह भी खोजा कि जो निवेशक अल्पकालिक खेल खेलने में फंस जाते हैं, वे किसी कंपनी के बारे में बुरी खबर सुनते ही भावनात्मक प्रतिक्रिया देते हैं, वे अपने शेयर बेच देते हैं। इस बुरी खबर की घटना, बुरी खबर पर शेयरों की बिक्री हर दिन होती है। वारेन के लिए स्टॉक बाजार की दूरदर्शिता की कमी, जब बुरी खबर की घटना के साथ जुड़ जाती है, तो यह एक ऐसा उपहार है जो हमेशा देता रहता है। अध्याय 3, वारेन बाजार की दूरदर्शिता का फायदा कैसे उठाते हैं। वारेन जिन व्यवसायों में निवेश करना चाहते हैं, उनकी क्या विशेषताएं हैं? 45 से अधिक वर्षों के सक्रिय निवेश के बाद वारेन ने खोजा है कि स्टॉक बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता का लाभ उठाने के लिए उन्हें ऐसी कंपनियों में निवेश करना चाहिए जिनकी अर्थव्यवस्था उन्हें उस नकारात्मक खबर से भी बचने और फलने फूलने देगी जो एक महान खरीदारी की स्थिति बनाती है। वारेन सिर्फ बॉटम पिकिंग में रुचि नहीं रखते। वे बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता का उपयोग करके अमेरिका के कुछ महानतम व्यावसायिक उद्यमों को सस्ते दामों पर खरीदने का अवसर चाहते हैं। केवल क्रीम ऑफ द क्रॉप को चुनिंदा रूप से चुनकर ही वे ये सुनिश्चित कर पाते हैं कि समय के साथ कंपनी के शेयर की कीमत न केवल पूरी तरह से ठीक हो जाएगी, बल्कि बढ़ती भी रहेगी। वारेन व्यापार जगत को 2 श्रेणियों में बांटते हैं। एक, बीमार सिकली व्यवसाय। ये खराब अर्थशास्त्र वाली कंपनियां हैं। ये ऐसे उद्योग हैं जो मूल्य प्रतिस्पर्धी प्राइस कम्पिटिटिव प्रकार के उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं। ऐसी कंपनियां ग्राहकों के लिए केवल कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। 2, स्वस्थ हेल्दी व्यवसाय। इनके पक्ष में शानदार व्यावसायिक अर्थशास्त्र होता है जो स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज की उपस्थिति से संभव होता है। ऐसी कंपनी आमतौर पर एक ब्रांड नाम उत्पाद या सेवा बेचती है जिसकी वाणिज्य की धारा में एक विशेष स्थिति होती है, जिससे वह अपने उत्पाद या सेवा की कीमत इस तरह से तय कर पाती है जैसे उसे बहुत कम या कोई प्रतिस्पर्धा का सामना न करना पड़े, जिससे एक तरह का एकाधिकार मोनोपोली पैदा होता है। यह कंपनी को कीमतें बढ़ाने और उच्च कमाई करने की स्वतंत्रता देता है। वारेन का मानना है कि यदि आप इन 2 अलग अलग प्रकार के व्यवसायों को पहचानने में सक्षम नहीं हैं, तो आप दूरदर्शी स्टॉक बाजार की मूल्य निर्धारण गलतियों का फायदा नहीं उठा पाएंगे। वारेन को एक खेल तकनीक से कैसे सबसे अच्छे निवेश विचारों में से एक मिला। वारेन लंबे समय से बेसबॉल के छात्र और प्रशंसक रहे हैं। बेसबॉल सुपरहिटर टेड विलियम्स की किताब द साइंस ऑफ हिटिंग पढ़ने के बाद वारेन ने महानता हासिल करने के लिए टेड का अनुसरण किया। वारेन ने अपने निवेश स्ट्राइक जोन को बीमार मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायों और स्वस्थ स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसायों में विभाजित किया। उन्होंने तय किया कि निवेश में होम रन मारने का तरीका केवल स्वस्थ कंपनियों पर तभी प्रहार करना है जब उन्हें एक निराशावादी दूरदर्शी स्टॉक बाजार द्वारा अत्यधिक बेचा जा रहा हो। मुख्य बात,
वारेन ने व्यवसाय जगत को 2 श्रेणियों में बांटा है: स्वस्थ, स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसाय और बीमार, मूल्य प्रतिस्पर्धी कमोडिटी व्यवसाय। एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी आमतौर पर एक ब्रांड नाम उत्पाद बनाती है या बाजार में एक अद्वितीय स्थिति रखती है जो उसे एकाधिकार की तरह कार्य करने की अनुमति देती है। अध्याय 4, कंपनियां निवेशकों को कैसे समृद्ध बनाती हैं। लाभ मार्जिन और इन्वेंट्री टर्नओवर के बीच की बातचीत और वारेन इसका अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करते हैं। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हमें ये समझाने की आवश्यकता है कि कंपनियां पैसा कैसे कमाती हैं। वारेन इसे अच्छी तरह समझते हैं और आपको स्टॉक मार्केट में व्यवसाय शिकार पर जाने से पहले इसे समझना चाहिए। व्यवसाय 2 तरीकों से पैसा कमाते हैं: उच्चतम लाभ मार्जिन, प्रॉफिट मार्जिन्स, और या उच्चतम इन्वेंट्री टर्नओवर, इन्वेंट्री टर्नओवर करके। उदाहरण के लिए, एक नींबू पानी का स्टॉल। यदि आप 1 गिलास नींबू पानी पर $1 कमाते हैं तो आपको अमीर बनने के लिए बहुत सारे गिलास बेचने होंगे। यदि आप एकमात्र विक्रेता हैं, एकाधिकार, तो आप 1 गिलास के लिए बहुत अधिक कीमत वसूल सकते हैं, जिससे लाभ मार्जिन बहुत अधिक हो जाएगा। भले ही आप केवल 1 गिलास बेचें, कम इन्वेंट्री टर्नओवर, आप अमीर बन सकते हैं। दूसरा तरीका है कि आप अपने $1 लाभ मार्जिन पर टिके रहें, लेकिन 1 साल में लाखों गिलास बेचें, सुपर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर। भले ही प्रति गिलास लाभ कम हो, आप बहुत कुछ बेचकर अमीर बन सकते हैं। वारेन उन व्यवसायों के मालिक बनना चाहते हैं जिनके पास उच्च लाभ मार्जिन और उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों हों। यदि उन्हें ये दोनों नहीं मिलते तो वह कम लाभ मार्जिन और वास्तव में उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर वाले या उच्च लाभ मार्जिन और कम इन्वेंट्री टर्नओवर वाले व्यवसाय से संतुष्ट होंगे। वारेन उन कंपनियों में निवेश करने में रुचि नहीं रखते जिनके पास कम लाभ मार्जिन और कम इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों हों, क्योंकि ये संयोजन विनाशकारी साबित हो सकता है। एक मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय, प्राइस कम्पिटिटिव बिजनेस, में आपको बहुत प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ेगा, जिससे आपके लाभ मार्जिन कम होंगे। ये तब होता है जब कई व्यवसाय एक ही उत्पाद या सेवा बेचते हैं और केवल कीमत पर प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसके विपरीत, यदि आप एक ऐसे शहर में नींबू पानी बेचते हैं जहां कोई अन्य स्टॉल नहीं है, एक स्थानीय एकाधिकार, तो आप उच्च कीमतें वसूल सकते हैं और आपका इन्वेंट्री टर्नओवर भी उच्च होगा। यदि आप अपने नींबू पानी को एक ब्रांड नाम जैसे जैक का नींबू पानी देते हैं और ग्राहक इसे दूसरों से बेहतर मानते हैं, तो आप प्रतिस्पर्धा होने पर भी अपने उच्च लाभ मार्जिन को बनाए रख सकते हैं। मुख्य बात, वारेन का मानना है कि स्वामित्व के लिए सबसे अच्छा व्यवसाय वह है जिसमें उच्च लाभ मार्जिन और उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों हों। यदि दोनों नहीं मिल सकते, तो या तो उच्च लाभ मार्जिन या पर्याप्त उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर वाले व्यवसाय को प्राथमिकता दी जाती है। वारेन उन व्यवसायों में निवेश करने में रुचि नहीं रखते जिनके पास कम लाभ मार्जिन और कम इन्वेंट्री टर्नओवर दोनों हों। दक्ष बाजार सिद्धांत क्यों सही और गलत दोनों है। कुछ प्रोफेसरों ने दावा किया कि स्टॉक बाजार कुशल है, जिसका अर्थ है कि कोई भी स्टॉक उपलब्ध जानकारी के आधार पर सटीक रूप से मूल्यवान होता है। उन्होंने निष्कर्ष निकाला कि बाजार की दक्षता के कारण बाजार से बेहतर प्रदर्शन करने वाली निवेश रणनीति विकसित करना असंभव होगा। वारेन स्वीकार करते हैं कि अल्पकालिक दृष्टिकोण से स्टॉक बाजार बहुत कुशल है। 95% निवेशक त्वरित लाभ के लिए एक दूसरे को हराने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वह यह भी समझते हैं कि दीर्घकालिक दृष्टिकोण से यह घोर अक्षम है। उन्होंने इस अक्षमता का फायदा उठाने के लिए चयनात्मक विरोधाभासी निवेश विकसित किया। अध्याय 5, छिपा हुआ खतरा। जिस प्रकार के व्यवसाय से वारेन डरते और बचते हैं। वारेन का मानना है कि यदि आप स्टॉक बाजार की निराशावादी दूरदर्शिता का फायदा उठा रहे हैं, तो ये जानना उतना ही महत्वपूर्ण है कि किसमें निवेश न करें जितना कि किसमें निवेश करें। वारेन मूल्य प्रतिस्पर्धी, बीमार, कमोडिटी प्रकार के व्यवसाय में निवेश नहीं करना चाहते। इन कंपनियों में आर्थिक शक्ति की कमी होती है जो ये सुनिश्चित करेगी कि वे उन स्थितियों से बच सकें जिन्होंने उन्हें पहले स्थान पर मुसीबत में डाला था।
इन प्रकार की कंपनियों को आमतौर पर साधारण के रूप में वर्णित किया जा सकता है और वे आंतरिक रूप से समस्याओं से ग्रस्त होती हैं। जब समस्याएं आती हैं तो वे जल्दी से जानलेवा बन सकती हैं। वारेन ने पाया है कि इन प्रकार की कंपनियों में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ की कमी होती है, जो यह बिल्कुल सुनिश्चित करेगी कि उनके स्टॉक मूल्य ठीक हो जाएंगे और मूल्य में वृद्धि जारी रहेगी। एक मूल्य प्रतिस्पर्धी बीमार व्यवसाय को पहचानना आसान है क्योंकि यह आमतौर पर एक उत्पाद या सेवा बेचता है जिसकी कीमत उपभोक्ता के खरीदने के निर्णय में सबसे महत्वपूर्ण प्रेरक कारक होती है। इसके कुछ उदाहरण हैं: इंटरनेट पोर्टल कंपनियां, एयरलाइंस, कच्चे खाद्य पदार्थों के उत्पादक, स्टील उत्पादक, गैस और तेल कंपनियां, ऑटोमोबाइल निर्माता। इन सभी कंपनियों में बाजार में काफी प्रतिस्पर्धा होती है। उत्पाद या सेवा की कीमत ही मुख्य प्रेरक कारक होती है। यह तीव्र मूल्य प्रतिस्पर्धा कम लाभ मार्जिन की ओर ले जाती है। मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में कम लागत वाला प्रदाता जीतता है। ये कंपनियां कभी कभी अच्छा करती हैं। बूम अर्थव्यवस्था में जब उपभोक्ता खर्च करने की इच्छा उपलब्ध आपूर्ति से अधिक होती है तो ऑटोमोबाइल निर्माता जैसे उत्पादक बहुत पैसा कमाते हैं। लेकिन जब बूम खत्म हो जाता है तो कंपनी के पास अतिरिक्त उत्पादन क्षमता, एक भारी लाभांश और एक महंगा संघीकृत कार्यबल बच जाता है। मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में निवेश करने से बचना चाहिए क्योंकि इसमें दीर्घकालिक विकास की संभावना कम होती है। उनके लाभ अनिश्चित होते हैं क्योंकि पूंजी आमतौर पर प्रतिस्पर्धा से आगे रहने के लिए संयंत्र और उपकरण को अपग्रेड करने या अनुसंधान और विकास पर खर्च की जाती है। वारेन बर्लिंगटन इंडस्ट्रीज, एक कपड़ा निर्माता, एक कमोडिटी उत्पाद का उदाहरण देना पसंद करते हैं। कंपनी ने दक्षता बढ़ाने के लिए अरबों खर्च किए, लेकिन फिर भी उसके शेयर मूल्य में केवल मामूली वृद्धि हुई क्योंकि उद्योग में अत्यधिक प्रतिस्पर्धा और उत्पादन अतिक्षमता थी। वारेन अक्सर कहते हैं कि जब उत्कृष्ट प्रतिष्ठा वाला प्रबंधन खराब प्रतिष्ठा वाले व्यवसाय से मिलता है तो आमतौर पर व्यवसाय की प्रतिष्ठा बरकरार रहती है। यानी चाहे कोई भी व्यवसाय चला रहा हो, एक स्वाभाविक रूप से खराब व्यवसाय को उत्कृष्ट में बदलने का कोई तरीका नहीं है। मुख्य बात, वारेन की चयनात्मक विरोधाभासी निवेश फिलॉसफी कहती है कि उन्हें मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसायों को नजरअंदाज करना चाहिए, भले ही खरीदने का अवसर कितना भी शानदार क्यों न लगे। अध्याय 6, वारेन को किस प्रकार का व्यवसाय पसंद है? वह निवेश करने के लिए सर्वोत्तम कंपनियों की पहचान और उन्हें अलग कैसे करते हैं। .com बूम के दौरान वारेन ने टिप्पणी की कि निवेश की कुंजी किसी व्यवसाय के प्रतिस्पर्धी लाभ और उस लाभ की स्थायित्व पर ध्यान केंद्रित करना है, न कि इस बात पर कि कोई व्यवसाय समाज को कितना बदल सकता है या कितना बढ़ सकता है। प्रतिस्पर्धी लाभ एक कंपनी को एकाधिकार जैसे लाभ अर्जित करने की अनुमति देता है। प्रतिस्पर्धी लाभ का स्थायित्व प्रतिस्पर्धी हमलों का सामना करने की कंपनी की क्षमता ये निर्धारित करता है कि क्या वह अपने प्रतिस्पर्धी लाभ को बनाए रख पाएगी और भविष्य में भी एकाधिकार जैसे लाभ अर्जित कर पाएगी। यह प्रतिस्पर्धी लाभ कमाई की शक्ति पैदा करता है जो वारेन को कंपनी की किसी भी मुसीबत से बाहर निकलने की क्षमता सुनिश्चित करता है। व्यवसाय जगत में दो प्रकार के व्यवसायों में प्रतिस्पर्धी लाभ होता है। वे एक अद्वितीय उत्पाद का उत्पादन करने वाले, वे एक अद्वितीय सेवा प्रदान करने वाले। सही कीमत पर वारेन किसी भी प्रकार के व्यवसाय के मालिक बनने में रुचि रखते हैं, बशर्ते प्रतिस्पर्धी लाभ, उत्पाद या सेवा टिकाऊ हो। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ, ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। वारेन प्रतिस्पर्धी लाभ की अवधारणा को समझाने के लिए महल और खाई, कैसल एंड मोट की सादृश्यता का उपयोग करना पसंद करते हैं। व्यवसाय एक महल है और महल के चारों ओर एक सुरक्षात्मक खाई है जिसे प्रतिस्पर्धी लाभ कहते हैं। यह खाई महल को अन्य व्यवसायों के हमलों से बचाती है। ये एक ब्रांड नाम जितना सरल हो सकता है। उदाहरण, KFC का तला हुआ चिकन, H&R ब्लॉक की विशेषज्ञ कर सलाह, बडवाइजर बियर, व्रिगले का गम, हर्शी की चॉकलेट, कोका कोला। ये कंपनियां एक उपभोक्ता एकाधिकार, कंज्यूमर मोनोपोली रखती हैं, लेकिन वारेन के लिए केवल प्रतिस्पर्धी लाभ और उपभोक्ता एकाधिकार की उपस्थिति पर्याप्त नहीं है।
वारेन के लिए किसी कंपनी में रुचि रखने के लिए उसके पास एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ होना चाहिए। स्थायी का अर्थ है कि व्यवसाय को इसे बनाए रखने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी खर्च किए बिना भविष्य में भी अपना प्रतिस्पर्धी लाभ बनाए रखने में सक्षम होना चाहिए। कम लागत वाला स्थायी लाभ, लो कॉस्ट ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज, वारेन के लिए 2 कारणों से महत्वपूर्ण है। 1. व्यवसाय की कमाई की शक्ति की पूर्वानुमेयता। यदि कंपनी साल दर साल एक ही उत्पाद का उत्पादन जारी रख सकती है, तो यह अधिक संभावना है कि वह चलती रहेगी और इस प्रकार किसी भी अल्पकालिक बुरी खबर की घटना से ठीक होने की अधिक संभावना है जो उसके स्टॉक को संकट में डाल सकती है। 2. ये कंपनी की शेयरधारकों की संपत्ति का विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धी लाभ द्वारा उत्पादित बेहतर कमाई का उपयोग करने की क्षमता को बढ़ाता है। हर्शी जैसे कंपनियां दशकों से एक ही उत्पाद, चॉकलेट, बेच रही हैं। यम ब्रांड्स के टैको बेल, पिज्जा हट और KFC भी ऐसा ही करते हैं। डन एंड ब्रैडस्ट्रीट की मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने 50 से अधिक वर्षों से निवेशकों को प्रतिभूतियों पर जानकारी प्रदान की है। इन कंपनियों को अरबों शोध और विकास पर खर्च करने की आवश्यकता नहीं होती है। वारेन कहते हैं कि यदि कंपनी पिछले 10 वर्षों से एक ही उत्पाद बना रही है, तो बहुत संभावना है कि वह अगले 10 वर्षों तक भी वही उत्पाद बनाएगी। इसके विपरीत, इंटेल जैसी कंपनियां बौद्धिक प्रतिभा और एक बड़े पूंजी आधार पर आधारित प्रतिस्पर्धी लाभ रखती हैं, लेकिन वे ऐसे उत्पाद बनाती हैं जिनकी बाजार में कम जीवन अवधि होती है। इंटेल को लगातार नए और अभिनव उत्पाद बनाने के लिए अरबों खर्च करने पड़ते हैं। यदि प्रबंधन चूक जाता है, तो इंटेल और उसके शेयरधारक खेल हार जाते हैं। वारेन ऐसे व्यवसायों में निवेश करना चाहते हैं जो एक ऐसा उत्पाद बनाते हैं या एक ऐसी सेवा प्रदान करते हैं जो उपभोक्ता के दिमाग में इतनी गहराई से बैठी हो कि उत्पाद को कभी बदलने की आवश्यकता न हो। उनका मानना है कि ऐसे व्यवसाय को एक मूर्ख भी चला सकता है और वह फिर भी सफल रहेगा। मुख्य बात, जब आप स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ के बारे में सोचते हैं, तो टिकाऊ उत्पाद या सेवा के बारे में सोचें। यदि कंपनी पिछले 10 वर्षों से एक ही उत्पाद या सेवा बेच रही है, तो यह अधिक संभावना है कि वह अगले 10 वर्षों तक भी ऐसा ही करेगी। अध्याय 7, वारेन के निवेश तरीकों का उपयोग करके अगले हाईटेक नरसंहार से कैसे बचें। वारेन का मानना है कि कई निवेशक उन भव्य विचारों में फंस जाते हैं जो नए उद्योगों के साथ आते हैं, जो समाज को नया रूप देने और बदलने का वादा करते हैं। इंटरनेट, रेडियो, ऑटोमोबाइल, एयरलाइन और बायोटेक उद्योग जैसी अन्य परिवर्तनकारी उद्योगों ने भी निवेशकों की कल्पनाओं को मोहित किया है। इन सभी ने निवेशकों के तत्काल धन के सपनों को जगाया, जिससे निवेश करने वाली जनता ने उनमें पैसा लगाया और शेयरों की कीमतों में भारी वृद्धि हुई। यह प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक आर्थिक वास्तविकता बहुत पीछे नहीं छूट जाती। लेकिन यह हमेशा के लिए नहीं चल सकता, क्योंकि आर्थिक वास्तविकता गुरुत्वाकर्षण की तरह है। किसी बिंदु पर बुलबुला फट जाता है और शेयरों की कीमतें गिर जाती हैं। 1919 से 1939 तक अकेले 300 से अधिक एयरलाइन निर्माता आए और गए। आज 10 से भी कम जीवित हैं। इंटरनेट के कारण भी सैकड़ों कंपनियों का पतन हुआ, जिनमें से कुछ की कीमत कभी $100 प्रति शेयर या उससे अधिक थी। अब वे अपने शेयरधारकों के दिमाग में कड़वी यादें बन गई हैं। वारेन के लिए परिवर्तनकारी उद्योगों के साथ समस्या ये है कि वे शायद ही कभी किसी प्रकार का स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ स्थापित करते हैं, क्योंकि किसी भी उद्योग की प्रारंभिक अवस्था में तीव्र प्रतिस्पर्धा होती है। तीव्र प्रतिस्पर्धा का अर्थ है कम लाभ, जो अंततः बढ़ती हुई स्टॉक कीमत को मार देता है। इसके अलावा नए उद्योग क्षेत्रों में व्यवसाय किसी प्रकार का स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ स्थापित करने से पहले अनगिनत परिवर्तनों से गुजरते हैं। नए व्यवसायों में उत्पाद स्थायित्व का कोई इतिहास नहीं होता है, जो वारेन की चयनात्मक विरोधाभासी निवेश फिलॉसफी की आधारशिलाओं में से एक है। यह उनके खिलाफ एक और बात है। स्थायित्व की कमी वारेन को इन उभरते उद्योगों में निवेश करने से रोकती है। फिर भी वह काल्पनिक रूप से ऐसे पूरे व्यवसायों को खरीदने पर विचार करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि यदि पूरी कंपनी वर्तमान स्टॉक बाजार मूल्य पर खरीदने लायक नहीं है, तो उन्हें एक भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। मार्केट कैप,
मार्केट कैपिटलाइजेशन, मार्केट कैप की गणना बकाया शेयरों की संख्या को एक शेयर की वर्तमान बाजार कीमत से गुना करके की जाती है। जब वारेन कंपनी एक्स में निवेश करने पर विचार करते हैं तो वह खुद से निम्नलिखित प्रश्न पूछते हैं। यदि कंपनी का मार्केट कैप $5 बिलियन होता और मेरे बैंक खाते में $5 बिलियन होते तो क्या मैं पूरी कंपनी खरीदने के लिए इसका उपयोग करता? यदि उन्हें वापसी की दर आकर्षक लगती है तो वे कंपनी में निवेश करेंगे। वह यह नहीं पूछते कि कंपनी के स्टॉक की कीमत बढ़ेगी या नहीं। इसके बजाय वह पूछते हैं कि वह पूरे व्यवसाय के लिए भुगतान की गई कीमत के आधार पर कितना कमाएंगे। उदाहरण के लिए 10 मार्च 2000 को याहू में निवेश करने पर विचार करें। इसकी ट्रेडिंग कीमत $178 प्रति शेयर थी और इसका मार्केट कैप लगभग $97 बिलियन था। वारेन कहते हैं कि यदि आप $97 बिलियन का निवेश अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड में करते तो आपको 7% रिटर्न मिलता, यानी लगभग $6.7 बिलियन प्रति वर्ष ब्याज मिलता। इसकी तुलना याहू की 2000 में अपेक्षित $70.8 मिलियन कमाई से करें। वारेन के विचार में पूरी याहू को खरीदना एक बुरा विचार था। इसके विपरीत वारेन ने ऑलस्टेट, एक बीमा दिग्गज, में निवेश किया। 10 मार्च 2000 को एक बीमा मंदी के दौरान ऑलस्टेट लगभग $18 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था। इसका मार्केट कैप $13.4 बिलियन था और ये लगभग $2.2 बिलियन प्रति वर्ष कमा रहा था। इसका मतलब था कि यदि आपने ऑलस्टेट को खरीदने में $13.4 बिलियन खर्च किए होते तो आपको अपने पैसे पर लगभग 16.4% प्रति वर्ष का रिटर्न मिलता। ये याहू में निवेश करने की तुलना में बहुत बेहतर था। मुख्य बात, ऐतिहासिक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ की कमी वारेन को उभरते उद्योगों में निवेश करने से रोकती है। वारेन एक पूरा व्यवसाय खरीदने का नाटक करना पसंद करते हैं। उनका मानना है कि यदि पूरी कंपनी वर्तमान स्टॉक बाजार मूल्य पर खरीदने लायक नहीं है तो उन्हें एक भी शेयर नहीं खरीदना चाहिए। अध्याय 8, ब्याज दरें और स्टॉक की कीमतें। वारेन कैसे फायदा उठाते हैं जो दूसरों से छूट जाता है? वारेन का मानना है कि सभी निवेश रिटर्न अंततः एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं। एक व्यवसाय का रिटर्न, उदाहरण के लिए, एक बॉन्ड के मालिक होने से एक निवेशक को मिलने वाले रिटर्न के साथ प्रतिस्पर्धा करता है। वारेन जानते हैं कि एक व्यवसाय केवल वही है जो वह कमाएगा। उदाहरण के लिए, यदि कोई व्यवसाय करों से पहले प्रति वर्ष $1 लाख कमाता है तो आप उसके लिए क्या भुगतान करने को तैयार होंगे? यदि रेटेड कॉर्पोरेट बॉन्ड 10% का भुगतान कर रहे हैं तो आपको प्रति वर्ष $1 लाख कमाने के लिए $1 मिलियन मूल्य के बॉन्ड खरीदने होंगे। यदि आप व्यवसाय के लिए $1.5 मिलियन का भुगतान करते हैं तो आपकी वापसी की दर 6.7% होगी। आप $1.5 मिलियन का भुगतान क्यों करेंगे जब आप बॉन्ड खरीदकर बेहतर रिटर्न प्राप्त कर सकते हैं? आप नहीं करेंगे। व्यवसाय केवल $1 मिलियन या उससे कम के बिक्री मूल्य पर आकर्षक बनेगा। यदि बॉन्ड 5% का भुगतान करते हैं और आप व्यवसाय के लिए $1.5 मिलियन का भुगतान करते हैं तो आपको $1 लाख प्रति वर्ष मिल रहा होगा, जबकि बॉन्ड केवल $75,000 देंगे। इस स्थिति में ब्याज दरों में गिरावट से व्यवसाय के बिक्री मूल्य पर ऊपर की ओर दबाव आता। जब फेडरल रिजर्व फेड ब्याज दरें घटाता है तो अर्थव्यवस्था गर्म होती है, व्यवसायों का मूल्य बढ़ता है और शेयरों की कीमतें बढ़ती हैं। जब यह ब्याज दरें बढ़ाता है तो अर्थव्यवस्था धीमी हो जाती है, व्यवसायों का मूल्य घटता है और शेयरों की कीमतें गिरती हैं। मुख्य बात, उच्च ब्याज दरें व्यवसायों की कमाई को एक निवेशक के लिए कम मूल्यवान बनाती हैं और स्टॉक की कीमतों को नीचे गिरा देंगी। कम ब्याज दरें व्यवसायों की कमाई को एक निवेशक के लिए अधिक मूल्यवान बनाती हैं और स्टॉक की कीमतों को ऊपर उठा देंगी। अध्याय 9, बेयर बुल मार्केट चक्र की पहेली को सुलझाना और वारेन इसका अपने फायदे के लिए कैसे उपयोग करते हैं। वारेन की चयनात्मक विरोधाभासी निवेश रणनीति का खरीदारी पक्ष 2 भागों से बना है। 1. स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी की पहचान करना। 2. खरीदारी के अवसर की पहचान करना।
वारेन का खरीदारी का अवसर कीमत निर्धारित होता है केवल इसलिए कि उन्होंने पहचान लिया है कि एक कंपनी के पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है। इसका मतलब यह नहीं है कि वह उसके लिए कोई भी कीमत चुकाएंगे। $60 प्रति शेयर पर एच बार ब्लॉक उनके लिए खरीदारी नहीं है, लेकिन $30 पर यह जीवन भर का सौदा है। वारेन ने पाया है कि कुछ दोहराव वाले बाजार, उद्योग और व्यावसायिक स्थितियां उन्हें ऐसे अवसर प्रदान करती हैं जो स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों के लिए सर्वोत्तम मूल्य निर्धारण प्रदान करते हैं। इन्हें बेयर बुल मार्केट चक्र, उद्योग मंदी, व्यक्तिगत आपदाएं, संरचनात्मक परिवर्तन और युद्ध के रूप में लेबल किया गया है। बेयर मार्केट्स सच्चे बेयर मार्केट स्टॉक की कीमतों को पूरी तरह से तबाह कर देते हैं और वारेन को चयनात्मक विरोधाभासी निवेश के लिए सबसे अच्छा अवसर प्रदान करते हैं। ये खरीदारी के सबसे दुर्लभ अवसर होते हैं, लेकिन इन्हें पहचानना सबसे आसान होता है क्योंकि मीडिया ने दुनिया को घोषित कर दिया होता है कि हम एक बेयर मार्केट में हैं। बेयर मार्केट आमतौर पर लंबे बुल मार्केट के बाद आते हैं, जो खगोलीय रूप से उच्च स्टॉक कीमतों के साथ चरम पर होते हैं, जिन्हें आमतौर पर बुलबुले कहा जाता है। वारेन ने 1973 से 74 के बेयर मार्केट का उपयोग खरीदारी के अवसर के रूप में किया, जिसमें वाशिंगटन पोस्ट, अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज सहित कई कंपनियों में बड़ी स्थिति खरीदी। 2000 से 2002 के बेयर मार्केट के दौरान बर्कशायर ने यम और एच&आर ब्लॉक जैसी कंपनियों में निवेश किया। वारेन के लिए रहस्य ये है कि जब दूसरे लालची हों तो डरो और जब दूसरे डरते हों तो लालची बनो। मुख्य बात, एक बेयर मार्केट के दौरान कुछ शानदार खरीदारी के अवसर मिल सकते हैं। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियां अपने दीर्घकालिक मूल्य के एक अंश पर बिक रही होती हैं। बेयर मार्केट से बुल मार्केट में परिवर्तन एक बुल मार्केट आर्थिक मंदी और उसके परिणामस्वरूप बेयर मार्केट द्वारा स्टॉक की कीमतों को तबाह करने के बाद अस्तित्व में आता है। बेयर मार्केट के दौरान कोका कोला, इंटेल और जीई जैसे स्टॉक सिंगल डिजिट या कम किशोर पी अनुपात पर ट्रेड करते हुए मिलना कोई बड़ी बात नहीं है। इस माहौल में कई कंपनियां केवल अर्थव्यवस्था और शेयर बाजार में गिरावट के कारण अपने स्टॉक मूल्य में गिरावट देखती हैं। उनका स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ ठोस होता है और अभी भी बहुत धन उत्पन्न कर रहा होता है। एक बुल मार्केट फेडरल रिजर्व बैंक द्वारा ब्याज दरों में कमी से अर्थव्यवस्था उत्तेजित होती है और कॉरपोरेट कमाई अधिक मूल्यवान हो जाती है, जिससे स्टॉक की कीमतों में संबंधित वृद्धि होती है। यही बुल मार्केट की शुरुआत का कारण बनता है। स्टॉक मार्केट करेक्शन और बुल मार्केट के दौरान पैनिक सेलिंग अक्टूबर के महीने में स्टॉक मार्केट में करेक्शन होता है या थोड़ी देर के लिए पैनिक सेलिंग होती है। 1929 की बड़ी दुर्घटना अक्टूबर में हुई थी। लोग घबराते हैं क्योंकि वे मानते हैं कि 1929 की दुर्घटना फिर से उनके दरवाजे खटखटा रही है। इसलिए वे वित्तीय बर्बादी से बचने की कोशिश करते हुए तेजी से बेचते हैं। मुख्य बात, वारेन अच्छी तरह जानते हैं कि यदि बुल मार्केट अभी तक बुलबुला नहीं बना है तो ये करेक्शन और घबराहट अल्पकालिक होंगे और खरीदारी के महान अवसर पेश करेंगे। स्टॉक मार्केट करेक्शन और घबराहट को पहचानना आसान है और आमतौर पर सबसे सुरक्षित निवेश अवसर प्रदान करते हैं, क्योंकि वे अंतर्निहित व्यवसायों की कमाई को नहीं बदलते हैं। वारेन का मानना है कि करेक्शन और घबराहट चयनात्मक विरोधाभासी निवेशक के लिए उत्कृष्ट खरीदारी के अवसर हैं। उनकी संक्षिप्तता का अर्थ है कि उनका लाभ उठाने के लिए आपको तेजी से और दृढ़ विश्वास के साथ कार्य करना होगा। वारेन ने 1987 की दुर्घटना के दौरान कोका कोला में अपना पहला निवेश किया था। बुल मार्केट का शीर्ष, द टॉप ऑफ द बुल मार्केट। बुल मार्केट कई वर्षों तक चल सकते हैं। मामूली करेक्शन और पैनिक बिकवाली से गुजरते हुए स्टॉक की कीमतें ऊंची और ऊंची होती जाती हैं। जब स्टॉक 40 या उससे अधिक बार कमाई पर कारोबार करना शुरू करते हैं तो ये बाहर निकलने का समय होता है। जब स्टॉक मार्केट विश्लेषक और मीडिया पंडित घोषणा करते हैं कि मूल्यांकन में कमाई अब महत्वपूर्ण नहीं है, तो बुल मार्केट अपने अंतिम चरण में होता है। यह वह जगह है जहां यह बुलबुला बनने लगता है। मुख्य बात, जब मूल्य उन्मुख फंड प्रबंधक खेल छोड़ देते हैं क्योंकि वे मोमेंटम फंड प्रबंधकों के साथ प्रतिस्पर्धा नहीं कर सकते, तो बुलबुला फटने वाला होता है।
वारेन जानते हैं कि जब चार्ल्स क्लॉग जैसे मूल्य उन्मुख निवेशक खेल छोड़ देते हैं तो ये एक संकेत है कि बुल मार्केट का बुलबुला बन चुका है और बाहर निकलने का समय आ गया है। इसका मतलब यह भी है कि कुछ बड़ी खरीदारी बहुत करीब है और उनके पास उनका फायदा उठाने के लिए बहुत नकदी होनी चाहिए। बुलबुले का फटना, द पॉपिंग ऑफ द बबल, बढ़ती ब्याज दरें, मूल्यांकन में कमाई से राजस्व की ओर बदलाव, खेल से मूल्य उन्मुख फंड प्रबंधकों को बाहर निकालना और एक विभाजित बाजार जिसमें कुछ उद्योग बर्बाद हो जाते हैं और अन्य आसमान छूते हैं, आसन्न आपदा का संकेत देते हैं। जब बुलबुला फटता है तो यह हॉट सेगमेंट में स्टॉक की कीमतों को नष्ट कर देगा और अलोकप्रिय स्टॉक को अचानक ऊपर भेज देगा। मुख्य बात, स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कोई भी कंपनी बाजार में सुधार या बुल मार्केट के दौरान घबराहट के बाद अंततः ठीक हो जाएगी। लेकिन सावधान रहें, एक बुलबुले के फटने की स्थिति में, जिसमें स्टॉक की कीमतें 40 गुना कमाई से अधिक पर कारोबार करती हैं और फिर सिंगल डिजिट पीई पर गिर जाती हैं, उन्हें पूरी तरह से ठीक होने में वर्षों लग सकते हैं। अध्याय 10, वारेन कैसे उन खरीदारी के अवसरों को पहचानते हैं जो दूसरों से छूट जाते हैं। इस अध्याय में हम अन्य खरीदारी के अवसरों पर चर्चा करेंगे, जैसे कि उद्योग मंदी, इंडस्ट्री रिसेशंस, व्यक्तिगत आपदाएं, इंडिविजुअल कैलेमिटीज, कॉरपोरेट संरचना में परिवर्तन, चेंजेस इन कॉरपोरेट स्ट्रक्चर, और युद्ध, वॉर। उद्योग मंदी, इंडस्ट्री रिसेशंस। वारेन अक्सर महान कंपनियों को खरीदने के लिए उद्योग व्यापी मंदी का उपयोग करते हैं। ऐसी स्थितियों में एक पूरा उद्योग वित्तीय झटके का सामना करता है। इस स्थिति से उबरने में काफी समय लग सकता है, आमतौर पर 1 से 4 साल, लेकिन यह उत्कृष्ट खरीदारी के अवसर प्रस्तुत करता है। उदाहरण के लिए 1990 की बैंकिंग उद्योग मंदी ने वारेन को वेल्स फार्गो में निवेश करने के लिए प्रेरित किया, जिससे उन्हें जबरदस्त लाभ हुआ। व्यक्तिगत आपदा, इंडिविजुअल कैलामिटी। कभी कभी शानदार कंपनियां बेवकूफ़ी भरी चीजें करती हैं और जब वे ऐसा करती हैं तो वे बहुत सारा पैसा खो देती हैं। 10 में से 9 बार शेयर बाजार यह देखकर स्टॉक की कीमत को गिरा देता है। आपका काम ये पता लगाना है कि क्या ये स्थिति एक अस्थायी आपदा है या अपरिवर्तनीय रूप से हानिकारक है। एक कंपनी जिसके पीछे स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ की वित्तीय शक्ति है, उसमें लगभग किसी भी आपदा से बचने की ताकत होती है। वारेन ने गीको और अमेरिकन एक्सप्रेस में तब निवेश किया जब उन्होंने व्यावसायिक गलतियां की। 1980 के दशक की शुरुआत में उन्होंने फिलिप मॉरिस और आरजे रेनॉल्ड में तंबाकू से संबंधित मुकदमों के बाद निवेश किया, जब उनके स्टॉक मूल्य गिर गए थे। एक कंपनी जिसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ होता है, वह कभी कभी कुछ बेवकूफ़ी भरी और सुधारात्मक चीजें करती है। वारेन ने गीको में 1976 में निवेश किया और 1980 तक शेयर खरीदते रहे। उनके कुल निवेश की लागत उन्हें $45.7 मिलियन हुई और 1996 में कंपनी का बाकी हिस्सा खरीदने से ठीक पहले उनका निवेश $2.393 बिलियन का हो गया था। अमेरिकन एक्सप्रेस को 1960 के दशक के मध्य में एक अलग तरह की आपदा का सामना करना पड़ा, जिसे सलाद तेल घोटाला कहा जाता है। इस नुकसान ने अमेरिकन एक्सप्रेस के अधिकांश इक्विटी आधार को बर्बाद कर दिया और वॉल स्ट्रीट ने इसके स्टॉक को जमीन में धकेल दिया। वारेन ने देखा कि यदि कंपनी अपना अधिकांश इक्विटी आधार खो देती है तो क्रेडिट कार्ड संचालन और ट्रैवलर्स चेक व्यवसाय के आंतरिक उपभोक्ता एकाधिकार बरकरार रहेंगे। उन्होंने अमेरिकन एक्सप्रेस के बकाया स्टॉक का लगभग 5% हासिल करने के लिए बफेट पार्टनरशिप लिमिटेड की निवेश पूंजी का 40% निवेश किया। 2 साल बाद बाजार ने स्टॉक का पुनर्मूल्यांकन किया। संरचनात्मक परिवर्तन, स्ट्रक्चरल चेंजेस। एक कंपनी में संरचनात्मक परिवर्तन अक्सर कमाई के खिलाफ विशेष शुल्क पैदा कर सकते हैं, जिनका शेयर मूल्य पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। विलय, पुनर्गठन और पुनर्गठन लागत का शुद्ध कमाई पर बहुत नकारात्मक प्रभाव पड़ सकता है, जिससे शेयर की कीमत कम हो जाती है, जिसका अर्थ खरीदारी का अवसर हो सकता है। वारेन ने कॉस्टको में तब निवेश किया जब उसे विलय और पुनर्गठन लागत के कारण नकारात्मक कमाई का सामना करना पड़ा था। युद्ध की घटना, द वॉर फेनोमिनन।
युद्ध का खतरा साल के किसी भी समय शेयरों की कीमतों को नीचे गिरा देगा। किसी भी बड़े सशस्त्र संघर्ष से उत्पन्न अनिश्चितता और बड़ी आपदा की संभावना पूरे बाजार को खत्म कर देगी। बिक्री पूरी तरह से डर से प्रेरित होती है, जिसके परिणाम स्वरूप लोग स्टॉक बेचते हैं और नकदी जमा करते हैं, जिससे अर्थव्यवस्था बाधित होती है। इसका सबसे हालिया उदाहरण 11 सितंबर 2001 के बाद हुई बड़े पैमाने पर बिकवाली थी, जिसने एयरलाइंस, कार रेंटल एजेंसियों, होटलों, यात्रा कंपनियों और क्रूज लाइनों के स्टॉक मूल्य को तबाह कर दिया। संक्षेप में, 5 प्रमुख प्रकार की बुरी खबर की स्थितियां संभावित निवेश स्थिति को जन्म देती हैं। एक स्टॉक मार्केट करेक्शन या घबराहट, एक उद्योग मंदी, एक व्यक्तिगत व्यावसायिक आपदा, संरचनात्मक परिवर्तन और युद्ध। अध्याय 11। वारेन छिपी हुई दौलत वाली कंपनियों को कहाँ खोजते हैं। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ एक प्रकार की छिपी हुई दौलत है जिसे एक कंपनी शुद्ध प्रतिस्पर्धी संघर्ष के माध्यम से विकसित कर सकती है। यह उसे पेटेंट या कॉपीराइट के माध्यम से भी मिल सकता है। यह भी संभव है कि एक मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ विकसित करे। यह रूपांतरण सबसे आम तौर पर तब होता है जब एक मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय एक उत्पाद का कम लागत वाला उत्पादक या एक वांछित सेवा का एकमात्र प्रदाता बनकर क्षेत्रीय एकाधिकार में विकसित होता है। जब एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसाय का क्षेत्र स्थापित हो जाता है, तो उसके लिए अपना लाभ खोना लगभग असंभव हो जाता है जब तक कि व्यावसायिक वातावरण में कोई बड़ा बदलाव न हो। उदाहरण के लिए, फिलिप मॉरिस, जिसके पास बहुत टिकाऊ प्रतिस्पर्धी लाभ है, मुकदमों और नियामक हमलों से बच गया क्योंकि उसके पास दुनिया में सबसे अधिक बिकने वाली सिगरेट मार्लबोरो थी। कुछ व्यावसायिक क्षेत्रों में स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियां उत्पन्न होने की अधिक संभावना होती है। एक तेजी से उपयोग होने वाले उपभोक्ता उत्पादों के साथ एक दोहराई जाने वाली उपभोक्ता आवश्यकता को पूरा करने वाले व्यवसाय, जिनमें ब्रांड नाम अपील होती है। इसमें फास्ट फूड, मैकडॉनल्ड्स, यम ब्रांड्स, पेटेंट वाली प्रिस्क्रिप्शन दवाएं, ब्रिस्टल मायर्स स्क्विब, ब्रांड नाम खाद्य पदार्थ, कैंपबेल, हर्शी, ब्रांड नाम पेय पदार्थ, कोका कोला, ब्रांड नाम प्रसाधन घरेलू उत्पाद, प्रॉक्टर एंड गैम्बल और ब्रांड नाम कपड़े, नाइके, लिज क्लेबॉन शामिल हैं। वारेन ऐसे उत्पाद चाहते हैं जिनकी ग्राहक एक साल में कई बार खरीदारी करते हों। 2. विज्ञापन व्यवसाय, जो एक ऐसी सेवा प्रदान करता है जिसे निर्माताओं को अपने उत्पादों को जनता को खरीदने के लिए लगातार उपयोग करना चाहिए। इसमें विज्ञापन एजेंसियां, इंटरपब्लिक, टेलीविजन नेटवर्क, ABC, समाचार पत्र, वाशिंगटन पोस्ट और डायरेक्ट मेल और बिलबोर्ड कंपनियां शामिल हैं। वारेन ने पाया कि विज्ञापन एक वैचारिक टोल ब्रिज बनाता है। 3. ऐसे व्यवसाय जो दोहराई जाने वाली उपभोक्ता सेवाएं प्रदान करते हैं जिनकी लोगों और व्यवसायों को लगातार आवश्यकता होती है। इसमें कर तैयारी, H&R ब्लॉक, सफाई सेवाएं, सर्विस मास्टर, सुरक्षा सेवाएं, रोलिंस और क्रेडिट कार्ड कंपनियां, अमेरिकन एक्सप्रेस शामिल हैं। इन कंपनियों को पूंजी खर्चीले संयंत्रों या R&D बजट की आवश्यकता नहीं होती है। 4. सामान्य उत्पादों के कम लागत वाले उत्पादक और विक्रेता जो अधिकांश लोगों को अपने जीवन में कभी न कभी खरीदने पड़ते हैं। इसमें बीमा, गीको, बड़े खुदरा विक्रेता, वॉलमार्ट, नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट और फर्नीचर जैसे उत्पाद, फर्नीचर ब्रांड्स इंटरनेशनल शामिल हैं। ये कंपनियां कम लाभ मार्जिन और सुपर हाई इन्वेंट्री टर्नओवर के सिद्धांत पर काम करती हैं। मुख्य बात, वारेन ने स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसायों के 4 मूल प्रकार खोजे हैं। अध्याय 12। वित्तीय जानकारी। वॉल स्ट्रीट को हराने के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के वारेन के रहस्य। वारेन संख्याओं के प्रति जुनूनी हैं। बचपन में वे लाइसेंस प्लेट नंबरों और बेसबॉल कार्ड के आंकड़ों को याद रखते थे। अब उनका जुनून वित्तीय आंकड़ों पर केंद्रित है। वह सैकड़ों वार्षिक रिपोर्ट पढ़ते हैं और अपने कार्यालय को मंदिर कहते हैं जहां वे वित्तीय रिपोर्ट पढ़ते हैं। वह प्रतिदिन वॉल स्ट्रीट जर्नल, न्यूयॉर्क टाइम्स और वाशिंगटन पोस्ट जैसे प्रमुख समाचार पत्र पढ़ते हैं। साथ ही फॉर्च्यून, फोर्ब्स और बिजनेस वीक जैसी पत्रिकाएं भी पढ़ते हैं।
इंटरनेट ने जानकारी प्राप्त करना असीमित रूप से आसान बना दिया है। वारेन नियमित रूप से ब्लूमबर्ग्स प्रोफेशनल सर्विस www.lawembaji.com, वैल्यू लाइन इन्वेस्टमेंट सर्वे www.lin.com, मूडीज www.norris.com और स्टैंडर्ड एंड पुअर स्टॉक रिपोर्ट्स www.standard.com जैसी ऑनलाइन सेवाओं का उपयोग करते हैं। वह पीआर न्यूज़वायर www.panvuzrun.com और सेक एडगर डेटाबेस www.c.gov/edg.html क्लोजिंग ब्रैकेट का भी भरपूर उपयोग करते हैं ताकि कंपनियों के 10K और 10Q फाइलिंग प्राप्त कर सकें। जब वारेन किसी कंपनी पर शोध करने का फैसला करते हैं तो वह इसकी सबसे हाल की 10K और 10Q वार्षिक रिपोर्ट और ब्लूमबर्ग, वैल्यू लाइन और मूडी से प्राप्त कोई भी समाचार और वित्तीय जानकारी एकत्र करते हैं। वह कम से कम 10 साल के वित्तीय आंकड़ों के साथ सबसे हाल की समाचार कहानियों को पसंद करते हैं। यदि आपके पास कंप्यूटर नहीं है तो आप स्थानीय पुस्तकालय में वैल्यू लाइन, मूडीज और या स्टैंडर्ड एंड पुअर्स की प्रतियां देखकर जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। आप कंपनी को सीधे कॉल करके उनकी वार्षिक रिपोर्ट और 10K 10Q मुफ्त में मंगवा सकते हैं। पुस्तकालय में गाइड टू बिजनेस पीरियोडिकल्स नामक पुस्तकें भी मिलती हैं जो आपको उन कंपनियों पर प्रकाशित हर पत्रिका लेख का संदर्भ देती हैं जिन पर आप शोध कर रहे हैं। विश्वास का घेरा सर्कल ऑफ कॉन्फिडेंस। वारेन अक्सर विश्वास के घेरे का उल्लेख करते हैं जिसमें वह उन व्यवसायों में निवेश करते हैं जिन्हें वे समझते हैं। उदाहरण के लिए वह स्वीकार करते हैं कि माइक्रोसॉफ्ट दुनिया की सबसे अच्छी और सबसे लाभदायक कंपनियों में से एक है, लेकिन उन्हें ये निर्धारित करने में असमर्थता महसूस होती है कि क्या माइक्रोसॉफ्ट के पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है, क्योंकि वह व्यवसाय को नहीं समझते। वारेन का मानना है कि किसी कंपनी के प्रतिस्पर्धी लाभ की स्थायित्व को निर्धारित करने के लिए आपको व्यवसाय की प्रकृति और उसके उत्पादों को समझना होगा। स्कटलबट अगला कदम फिलिप फिशर द्वारा अपनी किताब कॉमन स्टॉक्स एंड अनकॉमन प्रॉफिट्स में बताई गई एक जांच प्रक्रिया का अनुकूलन है जिसे वह स्कटलबट दृष्टिकोण कहते हैं। ये एक ऐसी जांच तकनीक है जिसमें संभावित निवेशक किसी व्यवसाय के प्रतिस्पर्धियों और ग्राहकों को बुलाता है और उनसे संबंधित कंपनी के बारे में पूछता है। वारेन खुद फोन पर प्रतिस्पर्धियों को बुलाते हैं और पूछते हैं कि वे किसी विशेष कंपनी के बारे में क्या सोचते हैं। अध्याय 13 संभावित निवेश के लिए वारेन की चेकलिस्ट। उनके 10 प्रकाश बिंदु। यदि आप वारेन की तरह निवेश करना चाहते हैं तो बाजार में अल्पकालिक खिलाड़ियों द्वारा खरीदारी का अवसर प्रस्तुत करने से पहले आपको स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली सैकड़ों कंपनियों का कार्यसाधक ज्ञान होना चाहिए। यहाँ वारेन के कुछ मुख्य मानदंड दिए गए हैं। 1. शेयरधारकों की इक्विटी पर सही वापसी दर, द राइट रेट ऑफ रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स इक्विटी। वारेन ऐसे व्यवसाय की तलाश करते हैं जो शेयरधारकों की इक्विटी पर लगातार औसत से अधिक रिटर्न, आमतौर पर 12% से ऊपर, दिखाते हैं। स्थिरता कुंजी है क्योंकि यह स्थायित्व का संकेत है। 2. सुरक्षा जाल, कुल पूंजी पर सही वापसी दर, द सेफ्टी नेट, द राइट रेट ऑफ रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियां आमतौर पर इक्विटी और कुल पूंजी दोनों पर लगातार उच्च रिटर्न अर्जित करती हैं। वारेन कुल पूंजी पर 12% या बेहतर की लगातार वापसी दर की तलाश में रहते हैं। बैंकों और वित्तीय कंपनियों के लिए वे कुल संपत्ति पर 1% से अधिक और शेयरधारकों की इक्विटी पर 12% से अधिक की लगातार वापसी दर देखते हैं। 3. सही ऐतिहासिक कमाई, द राइट हिस्टोरिकल अर्निंग्स। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी की प्रति शेयर कमाई ऐतिहासिक रूप से मजबूत और ऊपर की ओर बढ़ने वाली अपवर्ड ट्रेंड होती है। अस्थिर कमाई वाली कंपनियां वारेन को आकर्षित नहीं करती। 4. जब रिन बफेट को घबराता है, व्हेन डेट मेक्स बफेट नर्वस। एक अच्छी तरह से वित्तपोषित कंपनी में आमतौर पर कम दीर्घकालिक ऋण होता है। वारेन उन कंपनियों से बचते हैं जिन पर उनके वर्तमान शुद्ध आय के 5 गुना से अधिक दीर्घकालिक ऋण होता है। 5. सही प्रकार का प्रतिस्पर्धी उत्पाद या सेवा, द राइट काइंड ऑफ कम्पिटिटिव प्रोडक्ट और सर्विस। कंपनी एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाला उत्पाद या सेवा बेचनी चाहिए।
उत्पाद ऐसा होना चाहिए जिसे स्टोर बेचने के लिए मजबूर हों या उपभोक्ता उसे लगातार खरीदते हों। 6. संगठित श्रम आपकी निवेश को कैसे नुकसान पहुंचा सकता है? हाउ ऑर्गेनाइज्ड लेबर कैन हर्ट योर इन्वेस्टमेंट। वारेन ऐसी कंपनियों में निवेश करना पसंद नहीं करते जिनमें शक्तिशाली संगठित श्रम बल हो। ये यूनियनें कंपनी के मुनाफे में लगातार बड़ी हिस्सेदारी की मांग कर सकती हैं, जिससे शेयरधारकों के लिए जोखिम बढ़ जाता है। 7. उत्पाद या सेवा को मुद्रास्फीति के साथ मूल्य निर्धारण करने की क्षमता। Figuring out whether the product or service can be priced to keep abreast of inflation। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियां मुद्रास्फीति के साथ अपनी कीमतों को बढ़ा सकती हैं बिना मांग में गिरावट के। इससे उनके लाभ मार्जिन मजबूत रहते हैं, भले ही अर्थव्यवस्था में कितनी भी मुद्रास्फीति हो। 8. सही परिचालन लागतों को समझना। परसीविंग द राइट ऑपरेशनल कॉस्ट। स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों को आमतौर पर अपने परिचालन को बनाए रखने के लिए अपनी बनाए रखी गई कमाई का एक बड़ा प्रतिशत खर्च नहीं करना पड़ता है। यह उन्हें अपनी कमाई का उपयोग संचालन का विस्तार करने, नए व्यवसायों में निवेश करने और भया अपने शेयर वापस खरीदने के लिए करने की अनुमति देता है। 9. क्या कंपनी निवेशकों के लाभ के लिए शेयर वापस खरीद सकती है? Can the company repurchase shares to the investors' advantage? एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी के पास आमतौर पर पर्याप्त नकदी होती है जो उसे शेयर पुनर्खरीद कार्यक्रम लागू करने की अनुमति देती है। वारेन को शेयर पुनर्खरीद पसंद है क्योंकि यह उन्हें कंपनी में अपनी हिस्सेदारी बढ़ाने की अनुमति देता है बिना अतिरिक्त निवेश किए। 10. क्या प्रतिधारित आय द्वारा जोड़ा गया मूल्य कंपनी के बाजार मूल्य को बढ़ाता है? Does the value added by retained earnings increase the market value of the company? यदि आप एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी को सही कीमत पर खरीदते हैं, तो व्यवसाय की प्रतिधारित आय व्यवसाय के अंतर्निहित मूल्य को लगातार बढ़ाएगी और बाजार लगातार कंपनी के स्टॉक की कीमत को ऊपर बढ़ाएगा। अध्याय 14। ये कैसे निर्धारित करें कि निजी स्वामित्व वाला व्यवसाय कब एक खजाना हो सकता है? वारेन ने बहुत पहले ही खोज लिया था कि कुछ निजी स्वामित्व वाली कंपनियों ने क्षेत्रीय एकाधिकार या ब्रांड नाम उत्पाद विकसित करके स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ स्थापित कर लिया था, जिससे उनके मालिकों को अमीर बनाया जा रहा था। उन्होंने यह भी पाया कि वह अक्सर इन व्यवसायों को उनके सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले समकक्षों की तुलना में एक अंश कीमत पर खरीद सकते थे। इसका मतलब था कि वह अक्सर उन्हें करपूर्व कमाई के 4 से 6 गुना पर खरीद सकते थे, जिससे उन्हें अपने निवेश पर तत्काल 16% से 25% करपूर्व रिटर्न मिलता। ये व्यवसाय सभी अच्छी तरह से स्थापित होते हैं और उनका एक लंबा, सफल व्यावसायिक इतिहास होता है। क्षेत्रीय एकाधिकार वाले व्यवसायों में बढ़ने की क्षमता सीमित होती है। हालांकि वारेन के बर्कशायर के लिए वे ऐसे व्यवसायों को जमा करने का एक तरीका प्रदान करते हैं जिनके पास नकदी उत्पन्न करने की क्षमता होती है जिसे वह कहीं और निवेश कर सकते हैं। बर्कशायर द्वारा अधिग्रहित कुछ कंपनियों के उदाहरण। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट। नेब्रास्का फर्नीचर मार्ट वारेन ने इसे 1983 में $60 मिलियन में खरीदा था, जब इसकी करपूर्व शुद्ध कमाई $14.5 मिलियन थी, जो 24% का प्रारंभिक करपूर्व रिटर्न था। इसकी ताकत ये है कि यह ओमाहा क्षेत्र में कालीन, फर्नीचर, इलेक्ट्रॉनिक्स और उपकरणों का कम लागत वाला प्रदाता है। तो सीज कैंडी। 1972 में बर्कशायर ने सीज कैंडी को $25 मिलियन में खरीदा, जो एक कैलिफोर्निया आधारित ब्रांड नाम वाली कैंडी निर्माता और खुदरा विक्रेता थी। इसका स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ ये है कि यह 1920 के दशक से व्यवसाय में है और इसने अपनी विशेष चॉकलेट के लिए एक समर्पित ग्राहक वर्ग विकसित किया है। बर्कशायर को $25 मिलियन की खरीद कीमत पर 16.8% का प्रारंभिक करपूर्व वार्षिक रिटर्न मिला। फेकहाइमर ब्रदर्स। फेकहाइमर ब्रो. बर्कशायर ने 1986 में फेकहाइमर ब्रदर्स, एक वर्दी निर्माता, का 86% $55 मिलियन के मूल्यांकन पर खरीदा था, जिससे 24% का प्रारंभिक करपूर्व रिटर्न मिला। स्कॉट फेट्जर। स्कॉट फेट्जर। बर्कशायर ने 1985 में स्कॉट फेट्जर, किर्बी वैक्यूम और वर्ल्ड बुक जैसे ब्रांड नाम उत्पादों का संग्रह को $320 मिलियन में खरीदा,
जिससे 21% का प्रारंभिक कर पूर्व रिटर्न मिला। और जॉन्स मानविले 2000 में बर्कशायर ने इंसुलेशन उत्पादों के निर्माता जॉन मैनविल को $1.8 बिलियन में खरीदा, जिससे 19% का प्रारंभिक कर पूर्व रिटर्न मिला। बेंजामिन मोरे 2000 में बर्कशायर ने प्रीमियम पेंट निर्माता बेंजामिन मूर का 100% $1 बिलियन में खरीदा, जिससे 13.8% का प्रारंभिक कर पूर्व रिटर्न मिला। इन अधिग्रहणों का एक कर संबंधी पहलू भी है। पूरी कंपनी खरीदने से बर्कशायर व्यवसाय के आर्थिक विकास पर एक स्तर के कराधान से बच सकता है। जब बर्कशायर एक पूरी कंपनी खरीदता है तो उसे लाभांश पर 14% कर नहीं देना पड़ता है। यदि बर्कशायर इसे बेचता है तो बर्कशायर के स्वामित्व के दौरान अर्जित कमाई को कर उद्देश्यों के लिए खरीद मूल्य में जोड़ा जाता है, जिससे पूंजीगत लाभ कर कम हो जाता है। मुख्य बात, निजी स्वामित्व वाले व्यवसायों को खरीदकर बर्कशायर 13.7% से 25% तक का प्रारंभिक कर पूर्व रिटर्न अर्जित कर सकता है, जो मुद्रास्फीति के साथ निश्चित रूप से बढ़ेगा और इससे भी बेहतर हो सकता है। अध्याय 15, बाजार के शीर्ष पर निकलने का वारेन का गुप्त फार्मूला आप कब बेचते हैं? यह इस बात पर निर्भर करता है कि कंपनी के पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है या वह मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय है। क्या व्यवसाय में अंतर्निहित परिवर्तन हो रहे हैं और क्या बाजार आपको पर्याप्त उच्च कीमत दे रहा है? वारेन ने अपने जीवनकाल में सैकड़ों प्रतिभूतियां खरीदी और बेची हैं, लेकिन उनका बड़ा पैसा हमेशा स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों को खरीदने और उन्हें दीर्घकालिक रूप से धारण करने से आया है। हालांकि उन्होंने इन कंपनियों को भी तब बेचा है जब कीमत काफी अधिक थी या एक बेहतर अवसर मिला या व्यवसाय के अर्थशास्त्र में परिस्थितियां बदल गईं। वारेन का शीर्ष पर बिक्री का सूत्र, वॉरेन्स फॉर्मूला फॉर सेलिंग आउट एट द टॉप। वारेन का मानना है कि यदि आप स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी को व्यावसायिक रूप से सही कीमत पर खरीदने में भाग्यशाली हैं, तो आपको उसे दीर्घकालिक होल्डिंग के रूप में रखना चाहिए। फिर भी कुछ स्थितियों में इन व्यवसायों के स्टॉक को बेचना समझ में आता है जब उनके बाजार मूल्य पर्याप्त उच्च हो जाते हैं। वारेन ने अपने स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसायों के पोर्टफोलियो के बड़े हिस्से को 2 अवसरों पर बेचा है। एक 1969 में एक बुल मार्केट के बाद जो 60 के दशक के अधिकांश समय तक चला, 1971 और 1972 में बुलबुला बना और बाद में 1973 और 1974 में ढह गया। 1998 में जब बर्कशायर के पोर्टफोलियो में कई स्टॉक ऐतिहासिक रूप से 50 या उससे अधिक के उच्च पीई पर पहुंच गए थे, उन्होंने शानदार ढंग से जनरल रीइंश्योरेंस नामक नकदी समृद्ध बीमा दिग्गज में अपनी बड़ी हिस्सेदारी को करमुक्त लेनदेन में बेच दिया। वारेन देखते हैं कि जब स्टॉक, जो ऐतिहासिक रूप से 10 से 25 गुना कमाई के बीच कारोबार करते थे, बिना किसी अन्य कारण के 40 या अधिक बार कमाई पर कारोबार करना शुरू कर देते हैं, तो ये बाहर निकलने का समय होता है। वह जानते हैं कि जिन कंपनियों में वह निवेश करते हैं, उनके अर्थशास्त्र 40 या उससे अधिक के पीई अनुपात को उचित नहीं ठहराते हैं। एक बेहतर अवसर खुद को प्रस्तुत करता है। अ बेटर अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट्स इटसेल्फ। वारेन ने पाया है कि अक्सर निवेश से बाहर निकलना फायदेमंद होता है जब अंतर्निहित व्यवसाय ने अच्छा प्रदर्शन नहीं किया हो, ताकि एक नए अवसर का लाभ उठाया जा सके। लेकिन खूल बेचकर खरपतवार खरीदने की गलती न करें। यदि आप एक ऐसी कंपनी में निवेश करने में भाग्यशाली हैं जिसके पास मजबूत स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है और प्रबंधन लाभ को अधिकतम करना जानता है, तो उसे तब तक पकड़े रहें जब तक आपको अत्यधिक उच्च कीमत की पेशकश न हो। जब व्यवसाय या वातावरण बदलता है, when the business or environment changes, वारेन कहते हैं कि जब आप एक निवेश पकड़े हुए होते हैं, यहाँ तक कि स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाला भी, तो आपको क्षितिज पर नजर रखनी होती है ताकि ये सुनिश्चित हो सके कि व्यवसाय या उसके वातावरण में बदलाव किसी स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी को मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय में न बदल दे या इससे भी बदतर उसे पूरी तरह से अप्रचलित न कर दे। वह मानते हैं कि वित्तीय संस्थानों के साथ एक आपदा को बनते हुए देखना लगभग असंभव है, क्योंकि उनकी समस्याओं को छिपाने की क्षमता तब तक होती है जब तक वे आपदाएं नहीं बन जाती। वारेन ने इसी कारण से फ्रेडी मैक को बेच दिया।
सुरक्षा का लक्ष्य मूल्य पूरा हो गया है। द टारगेट प्राइस फॉर द सिक्योरिटी हैज बीन मेट। कभी कभी निवेश का एक लक्ष्य बिक्री मूल्य होता है। सभी आर्बिट्रेज स्थितियां इस श्रेणी में आती हैं। वारेन ने उन कंपनियों में भी निवेश किया है जो कॉर्पोरेट रूप से पार्टनरशिप रूप में परिवर्तित हो रही हैं। जब ऐसा होता है तो एक मूल्य अंतर अक्सर विकसित होता है। वारेन परिवर्तन से पहले खरीदते हैं और उसके पूरा होने और बाजार द्वारा उसका पुनर्मूल्यांकन होने के बाद बेचते हैं। मुख्य बात, वारेन ने दीर्घकालिक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियों को धारण करके अपना बड़ा पैसा बनाया। वे एक बुल मार्केट के चरम पर स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसाय ऐसी कीमतें प्राप्त कर सकते हैं जहां बेचना व्यावसायिक रूप से समझ में आता है। वे एक व्यावसायिक वातावरण में बदलाव भी बिक्री का संकेत दे सकता है। एक कंपनी के व्यावसायिक मॉडल में बदलाव भी बिक्री का संकेत दे सकता है। एक स्टॉक के लक्ष्य मूल्य तक पहुंचना भी बिक्री का संकेत दे सकता है। अध्याय 16, वारेन बफेट अभी कहाँ निवेश कर रहे हैं। इस अध्याय में 2 सूचियां दी गई हैं। 1. हाल के निवेश। 1998 और 2001 के बीच वारेन ने व्यक्तिगत रूप से अपनी फाउंडेशन के माध्यम से या बर्कशायर हैथवे के माध्यम से जिन कंपनियों में निवेश किया है। 2. ऐतिहासिक निवेश। पिछले 30 वर्षों में उन्होंने जो निवेश किए हैं जिन्हें शैक्षिक मूल्य का माना जाता है। ये जानना महत्वपूर्ण है कि केवल इसलिए कि वारेन ने इन कंपनियों में निवेश किया है या वे उनके चयनात्मक मानदंडों को पूरा करती हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि वह उन्हें आज खरीदेंगे। उन्होंने तब खरीदा जब कीमत सही थी। आपको स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी की पहचान करनी चाहिए और फिर उसके शेयरों की कीमत को ये निर्धारित करने देना चाहिए कि आप कब निवेश करेंगे। कुछ हालिया निवेशों के उदाहरण। एजिस रियल्टी 2000 में $8 से $9 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये 10% रिटर्न देती है और बुक वैल्यू से कम पर बिक रही थी। डन ब्रैडस्ट्रीट कॉर्प 1998 में खरीदी गई क्योंकि ये मूडीज इन्वेस्टर्स सर्विसेज को स्पिन ऑफ करने वाली थी। फर्स्ट डेटा कॉर्प 1998 में गिरावट पैनिक बिकवाली के दौरान खरीदी गई जब यह $20 प्रति शेयर पर थी। फर्नीचर ब्रांड्स इंटरनेशनल 2000 में लगभग $14 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये अमेरिका की नंबर 1 आवासीय फर्नीचर निर्माता है। OGPU इंक INC 2000 में लगभग $25 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये एक यूटिलिटी होल्डिंग कंपनी है। H&R ब्लॉक 2000 में लगभग $29 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये आयकर तैयार करने वालों का राजा है। HRPT प्रॉपर्टीज ट्रस्ट 2000 में $7 से $8 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। और JDN रियल्टी 2000 में लगभग $9 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये एक रियल एस्टेट निवेश ट्रस्ट है। और जॉन्स मानविले 2000 में बर्कशायर द्वारा अधिग्रहित। ये इंसुलेशन उत्पादों का सबसे बड़ा निर्माता है। और जस्टिन इंडस्ट्रीज 2000 में बर्कशायर द्वारा अधिग्रहित। यह एक ईंट और पश्चिमी जूते निर्माता है। लास्ट बॉय इनकॉर्पोरेटेड 2000 में लगभग $14 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये अमेरिका में अपहोल्स्टर्ड फर्नीचर का नंबर 1 निर्माता है। लिज क्लेबॉर्न 1998 में लगभग $27 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये करियर महिला के लिए कपड़ों और सामानों का नंबर 1 विक्रेता है। म्यूलर इंडस्ट्रीज अक्टूबर 2000 की बिकवाली के दौरान लगभग $21 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये तांबे के प्लम्बिंग फिटिंग का कम लागत वाला उत्पादक है। नाइकी इनकॉर्पोरेटेड 1998 और 2000 में $30 प्रति शेयर से कम पर खरीदी गई। ये दुनिया की नंबर 1 जूता कंपनी है। USG कॉर्प $10 प्रति शेयर पर खरीदी गई। ये वॉलबोर्ड का कम लागत वाला उत्पादक है। यम ब्रांड्स 2000 में लगभग $24 प्रति शेयर पर खरीदी गई। इसमें KFC, पिज्जा हट, टैको बेल जैसे प्रमुख फास्ट फूड ब्रांड शामिल हैं। वारेन की कुछ ऐतिहासिक निवेशों में अमेरिकन ब्रॉडकास्टिंग कंपनीज, अमेरिकन एक्सप्रेस, अनहेस-बुश, कैम्पबेल सूप,
कैपिटल सिटीज कम्युनिकेशंस, कोका कोला कंपनी, वॉल्ट डिज्नी कंपनी, एक्सॉन कॉर्पोरेशन, फ्रेडी मैक, गैलेहर ग्रुप पीएलसी, गैनेट कंपनी, गीको, जनरल इलेक्ट्रिक, जनरल फूड्स कॉर्प, जिलेट, हर्शी फूड्स, इंटरपब्लिक ग्रुप ऑफ कंपनीज, मैकडॉनल्ड्स कॉर्प, मीडिया जनरल इंक, न्यूयॉर्क टाइम्स, पेप्सिको इंक, टाइम्स मिरर, वॉलमार्ट स्टोर्स, वान लैम्बर्ट कंपनी और वाशिंगटन पोस्ट शामिल हैं। अध्याय 17 स्टॉक आर्बिट्रेज। धन बनाने के लिए वारेन का सबसे अच्छा रखा रहस्य स्टॉक आर्बिट्रेज, कॉर्पोरेट बिक्री, पुनर्गठन, विलय, स्पिनफ और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण में निवेश करना वारेन के लाखों कमाने के सबसे बड़े रहस्यों में से एक है। यह शायद उनके निवेश कार्यों में सबसे कम समझा गया है। वारेन ने पाया कि ग्राहम की फर्म के आर्बिट्रेज संचालन ने 30 वर्षों में 20% का कम जोखिम वाला औसत वार्षिक रिटर्न दिया था। वारेन तुरंत बदल गए और आर्बिट्रेज पोर्टफोलियो का प्रबंधन करने के अध्ययन में डूब गए। 5 साल पहले स्टॉक आर्बिट्रेज की बारीकियों को सीखना केवल वारेन जैसे संस्थागत निवेशकों के लिए उपयोगी होता, जिन्हें स्टॉक ब्रोकरेज फर्मों से सस्ती संस्थागत दरें मिल सकती थीं। व्यक्तिगत ग्राहक बड़ी ब्रोकरेज फर्मों द्वारा लगाए गए उच्च कमीशन दरों के कारण खेल से बाहर रखे जाते थे। लेकिन ऑनलाइन ट्रेडिंग के आगमन के बाद से व्यक्तिगत निवेशकों द्वारा अत्यधिक लेनदेन शुल्क का भुगतान करने के दिन खत्म हो गए हैं। अब ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियां अक्सर प्रति शेयर 1 सेंट से भी कम शुल्क लेती हैं। कुछ, जैसे अमेरिकन एक्सप्रेस, $1,00,000 या अधिक की न्यूनतम शेष राशि रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए मुफ्त ट्रेडिंग की पेशकश करती हैं। आर्बिट्रेज के अवसरों को पहचानना और ट्रैक करना अब कंप्यूटर चालू करने और इंटरनेट सर्फ करने जितना आसान है। जो काम वारेन को घंटों लगते थे, वह अब आप मिनटों में कर सकते हैं। ये आर्बिट्रेज के अवसर, जिन्हें वारेन वर्कआउट कहते हैं, कॉर्पोरेट बिक्री, पुनर्गठन, विलय, स्पिनफ और शत्रुतापूर्ण अधिग्रहण से उत्पन्न होते हैं। वारेन पूंजी को दीर्घकालिक निवेश के लिए समर्पित करना पसंद करते हैं, लेकिन जब दीर्घकालिक निवेश का कोई अवसर नहीं मिलता है, तो उन्होंने पाया है कि आर्बिट्रेज या वर्कआउट के अवसर नकदी का उपयोग करने के लिए अन्य अल्पकालिक निवेशों की तुलना में कहीं अधिक लाभदायक होते हैं। वारेन ने अनुमान लगाया है कि पिछले 30 वर्षों में उन्होंने आर्बिट्रेज में सक्रिय रूप से निवेश करके औसतन 25% का वार्षिक करपूर्व रिटर्न प्राप्त किया है। वारेन आर्बिट्रेज के कुछ जोखिमों से खुद को बचाते हैं, केवल उन स्थितियों में निवेश करके जिनकी घोषणा की गई है। वॉल स्ट्रीट अफवाहों पर व्यापार कर सकता है, लेकिन वारेन केवल बिक्री या विलय की घोषणा के बाद ही निवेश करेंगे। मुख्य बात, आर्बिट्रेज के साथ वारेन अपने निवेश पार्टनरशिप के लिए गिरते वर्षों में भी सकारात्मक परिणाम देने में सक्षम थे। ऑनलाइन ट्रेडिंग कंपनियों ने कमीशन की कीमतें इतनी कम कर दी हैं कि आर्बिट्रेज छोटे रकम वाले व्यक्तिगत निवेशकों के लिए भी लाभदायक हो गया है। वारेन केवल उन्हीं आर्बिट्रेज स्थितियों में निवेश करते हैं जिनकी सार्वजनिक रूप से घोषणा की गई है। mergerstat.com और www.monoisentinel.nesn.com दैनिक विलय गतिविधि को सूचीबद्ध करते हैं और सार्वजनिक रूप से घोषित विलय के बारे में जानकारी के उत्कृष्ट स्रोत हैं। अध्याय 18 हार्डकोर बफेटोलॉजिस्ट के लिए। महान व्यवसायों को उजागर करने के लिए वारेन बफेट के गणितीय समीकरण। अब तक आपको समझ आ गया होगा कि बफेट तरीके से निवेश करने का मतलब है स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी ढूंढना, फिर खरीदारी के अवसर जैसे मंदी, अक्टूबर करेक्शन या पैनिक बिकवाली, या एक बार की ठीक होने वाली समस्या का इंतजार करना ताकि स्टॉक की कीमत व्यावसायिक रूप से सही हो। सबसे कम कीमत पर खरीदना अविश्वसनीय रूप से महत्वपूर्ण है। उदाहरण के लिए 1991 में एच भार ब्लॉक $19 और $38 प्रति शेयर के बीच कारोबार करता था। 10 साल बाद 2001 में यह $80 प्रति शेयर पर कारोबार करता था। यदि आपने 1991 में $19 का भुगतान किया होता, तो आपका करपूर्व वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न लगभग 15.4% होता। यदि आपने $38 का भुगतान किया होता, तो यह लगभग 7.7% होता। जितना अधिक भुगतान करेंगे, उतना कम कमाएंगे। जितना कम भुगतान करेंगे, उतना अधिक कमाएंगे। वारेन की कीमत का नियम सरल है।
आप सबसे कम कीमत चुकाना चाहते हैं, क्योंकि अंततः यही आपकी कंपाउंडिंग दर और आपके अमीर बनने को निर्धारित करेगा। वित्तीय समीकरण 1। कमाई की भविष्यवाणी एक नज़र में। प्रिडिक्टिंग अर्निंग्स एट अ ग्लांस। आपकी कंपनी की भविष्य की कमाई के बारे में कुछ पूर्वानुमेयता के बिना ये बताना असंभव है कि क्या कंपनी में बुरी खबर से बचने की ताकत होगी। सबसे सरल परीक्षण जो आप कर सकते हैं वह सबसे बुनियादी भी है। यह आपको तुरंत यह दृष्टिकोण देता है कि क्या कंपनी की कमाई पूर्वानुमेय है। आप बस कंपनी की रिपोर्ट की गई प्रति शेयर कमाई को कई वर्षों तक देखते और तुलना करते हैं। क्या वे सुसंगत हैं या असंगत? क्या कमाई ऊपर की ओर बढ़ती है या रोलर कोस्टर की तरह ऊपर और नीचे गिरती है? कमाई की 4 प्रकार की स्थितियां। कंपनी आय। प्रति शेयर कमाई लगातार मजबूत और ऊपर की ओर बढ़ने वाली होती है। यह एक स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ का संकेत है। कंपनी 2। कमाई बहुत अस्थिर होती है, कोई स्पष्ट प्रवृत्ति नहीं होती। यह एक मूल्य प्रतिस्पर्धी व्यवसाय का संकेत है। वित्तीय समीकरण 2। आपकी प्रारंभिक वापसी दर निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण, अ टेस्ट टू डिटरमाइन योर इनिशियल रेट ऑफ रिटर्न। वारेन व्यवसाय परिप्रेक्ष्य से निवेश करते हैं। इसका मतलब है कि वह कंपनी की कमाई को कंपनी में अपनी हिस्सेदारी के अनुपात में देखते हैं। यदि कोई कंपनी $5 प्रति शेयर कमाती है और वारेन के पास 100 शेयर हैं, तो वह मानते हैं कि उन्होंने $500 कमाए हैं। वारेन यह भी मानते हैं कि स्टॉक मार्केट समय के साथ कंपनी के अंतर्निहित मूल्य में इस वृद्धि को स्वीकार करेगा और स्टॉक की कीमत बढ़ाएगा। आपकी प्रारंभिक वापसी दर इस प्रकार निर्धारित की जाती है। प्रति शेयर वर्तमान कमाई को प्रति शेयर वर्तमान कीमत से विभाजित करें। उदाहरण, एच बार ब्लॉक 2000 में $30 प्रति शेयर पर कारोबार कर रहा था, जिसकी अनुमानित कमाई $2.57 प्रति शेयर थी। प्रारंभिक वापसी दर 8.6% होगी। $2.57 $30.8.6%। मुख्य बात, आप जो कीमत चुकाते हैं वही आपकी वापसी दर निर्धारित करती है। वित्तीय समीकरण 3। प्रति शेयर वृद्धि दर निर्धारित करने के लिए एक परीक्षण, अ टेस्ट फॉर डिटर्मिनिंग द पर शेयर ग्रोथ रेट। प्रबंधन की प्रति शेयर कमाई बढ़ाने की क्षमता शेयरधारक के निवेश के विकास की कुंजी है। प्रति शेयर कमाई बढ़ाने के लिए कंपनी को अपनी प्रतिधारित कमाई का उपयोग इस तरह से करना चाहिए जिससे प्रति शेयर अधिक कमाई उत्पन्न हो। प्रति शेयर कमाई में वृद्धि समय के साथ कंपनी के स्टॉक के बाजार मूल्यांकन को बढ़ाएगी। प्रति शेयर कमाई में वृद्धि का अनुमान लगाने का एक त्वरित तरीका पिछले 10 वर्षों और पिछले 5 वर्षों के लिए कंपनी की प्रति शेयर कमाई की वार्षिक कंपाउंडेड वृद्धि दर का पता लगाना है। वित्तीय समीकरण 4। ट्रेजरी बॉन्ड के सापेक्ष स्टॉक का मूल्य, अ स्टॉक्स वैल्यू रिलेटिव टू ट्रेजरी बॉन्ड्स। वारेन मानते हैं कि सभी निवेश एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा करते हैं और ट्रेजरी बॉन्ड पर रिटर्न एक बेंचमार्क है जिसके साथ सभी निवेशों को अंततः प्रतिस्पर्धा करनी चाहिए। कंपनी के मूल्य को ट्रेजरी बॉन्ड के सापेक्ष स्थापित करने के लिए वर्तमान प्रति शेयर कमाई को ट्रेजरी बॉन्ड पर वर्तमान रिटर्न से विभाजित करें। उदाहरण, एच बार ब्लॉक के लिए 2000 में प्रति शेयर कमाई $2.77 थी। इसे 2000 में ट्रेजरी बॉन्ड पर लगभग 6% के रिटर्न से विभाजित करने पर $46.16 प्रति शेयर का सापेक्ष मूल्य मिलता है। $2.77.06 $46.16। वारेन ने एच बार ब्लॉक स्टॉक $24 प्रति शेयर पर खरीदा, जो ट्रेजरी बॉन्ड के सापेक्ष मूल्य से कम था। वित्तीय समीकरण 5। स्टॉक के भविष्य के मूल्य का अनुमान लगाने के लिए प्रति शेयर कमाई की वार्षिक वृद्धि दर का उपयोग करना। यूजिंग द पर शेयर अर्निंग्स एनुअल ग्रोथ रेट टू प्रोजेक्ट स्टॉक्स फ्यूचर वैल्यू। कंपनी की प्रति शेयर कमाई की ऐतिहासिक वार्षिक वृद्धि दर का उपयोग करके किसी कंपनी के स्टॉक के भविष्य की कीमत का अनुमान लगाना संभव है। वारेन किसी स्टॉक के लिए कोई विशिष्ट मूल्य की गणना नहीं कर रहे हैं। इसके बजाय वारेन यह पूछते हैं, यदि मैं किसी स्टॉक के लिए X प्रति शेयर का भुगतान करता हूं, तो कंपनी की आर्थिक वास्तविकताओं को देखते हुए 10 साल के अंत में मेरी अपेक्षित वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न दर क्या होगी। वित्तीय समीकरण 6।
इक्विटी पर उच्च दर कमाने वाली कंपनियों के लिए वारेन की पसंद को समझना। अंडरस्टैंडिंग वॉरेन्स प्रेफरेंस फॉर कंपनीज दैट अर्न हाई रेट्स ऑफ रिटर्न ऑन इक्विटी। वारेन बफेट के विचार से स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनियां इतनी सुसंगत कमाई करती हैं कि उनके स्टॉक एक प्रकार के बॉन्ड बन जाते हैं। वह स्टॉक को इक्विटी बॉन्ड कहते हैं और ये व्यवसाय द्वारा अर्जित इक्विटी पर वार्षिक रिटर्न के बराबर ब्याज दर का भुगतान करता है। प्रति शेयर कमाई का आंकड़ा इक्विटी बॉन्ड का यील्ड है। वित्तीय समीकरण 7, अनुमानित वार्षिक कंपाउंडिंग दर निर्धारित करना। भाग I और II, डिटर्मिनिंग द प्रोजेक्टेड एनुअल कंपाउंडिंग रेट ऑफ रिटर्न। पार्ट I-II, वारेन ने स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाले व्यवसायों में संभावित निवेश की वार्षिक कंपाउंडिंग दर का अनुमान लगाने का एक तरीका निकाला है। जब स्टॉक की कीमत उस बिंदु पर गिर जाती है जो अनुमानित वार्षिक कंपाउंडिंग दर को आकर्षक बनाता है, तो वारेन शेयर खरीदते हैं। बुरी खबर की घटना खरीदारी का अवसर पैदा करती है। वारेन ने एक व्यवसाय के आंतरिक मूल्य को ट्रेजरी बॉन्ड को उपयुक्त छूट दर के रूप में उपयोग करके व्यवसाय की भविष्य की सभी कमाई का वर्तमान मूल्य पर छूटित योग के रूप में परिभाषित किया है। हम सभी जानते हैं कि किसी व्यवसाय की अगले 100 वर्षों की कमाई का अनुमान लगाना असंभव है, लेकिन वारेन का मानना है कि यदि कोई कंपनी शेयरधारक इक्विटी पर उच्च दर कमाती है, जो किसी प्रकार के स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ से बनती है, तो कमाई का काफी सटीक दीर्घकालिक अनुमान लगाया जा सकता है। मुख्य बात तो कुछ कंपनियों की भविष्य की कमाई का काफी हद तक सटीक अनुमान लगाना संभव है। कमाई के अनुमान के आधार पर भविष्य के स्टॉक मूल्य का अनुमान लगाते समय हमेशा पिछले 10 वर्षों के औसत P/E अनुपात का उपयोग करें। अनदेखी चर के कारण 10 साल से अधिक की कमाई के अनुमानों पर भरोसा करने में सावधानी बरतनी चाहिए। अध्याय 19, वारेन की तरह सोचना। उनके हालिया निवेशों के केस स्टडीज। इस अध्याय में वारेन के हाल के कुछ निवेशों के केस स्टडीज दिए गए हैं, जैसे एच-बार ब्लॉक 2000 और लार्जेट-बॉय 2000। इसमें पहले की बफेटोलॉजी के कुछ केस स्टडीज भी शामिल हैं, जैसे गैनेट कॉर्पोरेशन 1994 और फ्रेडी मैक 1992। प्रत्येक केस स्टडी में वारेन के निवेश निर्णय को समझने के लिए एक व्यवस्थित दृष्टिकोण का पालन किया जाता है, ढिवादी रूप से वित्तपोषित है। कम ऋण। क्या कंपनी की कमाई मजबूत है और ऊपर की ओर बढ़ रही है? क्या कंपनी केवल अपनी विशेषज्ञता के दायरे में व्यवसायों को पूंजी आवंटित करती है? क्या कंपनी अपने शेयर वापस खरीद रही है? क्या प्रबंधन द्वारा प्रतिधारित आय का निवेश प्रति शेयर कमाई और शेयरधारक मूल्य में वृद्धि करता प्रतीत होता है? क्या कंपनी की इक्विटी पर वापसी औसत से ऊपर है? क्या कंपनी कुल पूंजी पर लगातार उच्च वापसी दर दिखाती है, या वित्तीय कंपनियों के लिए कुल संपत्ति पर वापसी? क्या कंपनी मुद्रास्फीति के साथ कीमतें समायोजित करने के लिए स्वतंत्र है? क्या कंपनी के संयंत्र और उपकरण को लगातार अद्यतन करने के लिए बड़े पूंजीगत व्यय की आवश्यकता है? मूल्य विश्लेषण प्राइस एनालिसिस में शामिल हैं। प्रारंभिक वापसी दर और अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड के सापेक्ष मूल्य की तुलना करना। स्टॉक को एक इक्विटी बॉन्ड के रूप में देखना और 10 साल के लिए प्रति शेयर इक्विटी मूल्य और प्रति शेयर कमाई का अनुमान लगाना। ऐतिहासिक वार्षिक प्रति शेयर कमाई वृद्धि का उपयोग करके वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न का अनुमान लगाना। इन केस स्टडीज से पता चलता है कि वारेन कैसे एक कंपनी को गहरे में समझते हैं और फिर सही समय पर सही कीमत पर निवेश करते हैं, अक्सर तब जब बाजार बुरी खबर के प्रति अधिक प्रतिक्रिया दे रहा होता है। अध्याय 20, बफेटोलॉजी को आपके लिए काम पर लगाना। इस बिंदु पर आपको वारेन की तरह सोचना शुरू करने के लिए तैयार होना चाहिए। किसी कंपनी के बारे में वित्तीय जानकारी एकत्र करने के बाद आप वारेन बफेट की निवेश विचार प्रक्रिया के माध्यम से मार्गदर्शन करने के लिए कुछ प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। यहाँ वे प्रश्न दिए गए हैं जिनका आपको उत्तर देना है। 1. क्या कंपनी के पास पहचान योग्य स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है? यदि हाँ, तो इसे सरल तरीके से बताएं, जैसे आप 7 साल के बच्चे को समझाएंगे। 2. क्या आप समझते हैं कि उत्पाद कैसे काम करता है? यदि आप उत्पाद को नहीं समझते हैं, तो आप यह निर्धारित नहीं कर पाएंगे कि उसके अप्रचलित होने की कितनी संभावना है। 3.
यदि कंपनी के पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है और आप समझते हैं कि ये कैसे काम करता है, तो अगले 20 वर्षों में इसके अप्रचलित होने की कितनी संभावना है? वारेन खुद से पूछते हैं, क्या लोग अगले 20 वर्षों में इस उत्पाद का उपयोग करते रहेंगे? 4. क्या कंपनी विशेष रूप से अपनी विशेषज्ञता के दायरे में व्यवसायों को पूंजी आवंटित करती है? आप एक ऐसा व्यवसाय चाहते हैं जो अपना खेल जानता हो और उसी में टिका रहे। 5. कंपनी का प्रति शेयर कमाई का इतिहास और वृद्धि दर क्या है? यदि यह लगातार मजबूत है तो विश्लेषण जारी रखें। यदि 1 या 2 कमजोर वर्ष हैं, तो आपको ये पूछने की आवश्यकता है कि क्या यह एक बार की घटना है या कुछ ऐसा है जो सामान्य हो जाएगा। 6. क्या कंपनी लगातार इक्विटी पर उच्च रिटर्न कमा रही है? आपको इक्विटी पर 15% या उससे अधिक का रिटर्न चाहिए। 7. क्या कंपनी कुल पूंजी पर उच्च रिटर्न कमाती है? 8. क्या कंपनी रूढ़िवादी रूप से वित्तपोषित है? आपको खुद से पूछना होगा, वर्तमान वर्ष में व्यवसाय के सभी दीर्घकालिक ऋण का भुगतान करने के लिए वर्तमान शुद्ध कमाई के कितने वर्षों की आवश्यकता होगी? यदि दीर्घकालिक ऋण वर्तमान शुद्ध कमाई के हैं। 9. क्या कंपनी का स्टॉक मूल्य बाजार में घबराहट, व्यावसायिक मंदी या एक ऐसी व्यक्तिगत आपदा से पीड़ित है जिसका इलाज संभव है? 10. निवेश पर प्रारंभिक वापसी दर क्या है और यह अमेरिकी ट्रेजरी बॉन्ड पर वापसी से कैसे तुलना करता है? 11. इक्विटी बॉन्ड के रूप में कंपनी का अनुमानित वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न क्या है? 12. ऐतिहासिक वार्षिक प्रति शेयर कमाई वृद्धि का उपयोग करके अनुमानित वार्षिक कंपाउंडिंग रिटर्न क्या है? क्या आप खरीदते हैं? खरीदना है या नहीं, ये हमेशा सवाल होता है। यदि आप जिस कंपनी की जांच कर रहे हैं उसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है और आप उसे ऐसी कीमत पर खरीद सकते हैं जो व्यावसायिक रूप से समझ में आता है, तो आपको उस पर कूद पड़ना चाहिए। यदि आप पाते हैं कि उसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ है लेकिन वह बहुत अधिक कीमत पर बिक रही है, तो आपको स्टॉक मार्केट करेक्शन, उद्योग मंदी या व्यावसायिक आपदा का इंतजार करना चाहिए ताकि एक अधिक आकर्षक स्थिति बने। यदि उसके पास स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ नहीं है, तो उस कंपनी को अपने दिमाग से निकाल दे, लंबी सैर पर जाएं और फिर ऐसी कंपनी की तलाश करें जिसके पास हो। वारेन ने एक बार कहा था कि दुनिया में सबसे मुश्किल काम धैर्य रखना है, तो चीजों को जल्दी मत करो। आपको स्थायी प्रतिस्पर्धी लाभ वाली कंपनी सही कीमत पर मिलेगी और यह आपको भाग्य बनाने का अवसर प्रदान करेगी। वॉरेन बफे का मानना है कि स्टॉक मार्केट में खेलना नहीं चाहिए, बल्कि उन लोगों और संस्थाओं की अल्पकालिक सोच, शॉर्ट साइटेडनेस का फायदा उठाना चाहिए जो ऐसा करते हैं। उन्होंने अपनी निवेश यात्रा की शुरुआत $1,05,000 से की और इसे $30 बिलियन से अधिक के भाग्य में बदल दिया, और ये सब स्टॉक मार्केट में निवेश करके ही किया। उनकी निवेश रणनीति के मुख्य सिद्धांत इस प्रकार हैं। अचुनिंदा विपरीत निवेश, सिलेक्टिव कॉन्ट्रेरियन इन्वेस्टिंग। वॉरेन बफे एक चुनिंदा विपरीत निवेश रणनीति का पालन करते हैं। इसका मतलब है कि वह बुरी खबर पर खरीदारी करते हैं जब अन्य निवेशक घबराहट में अपने शेयर बेच रहे होते हैं। वह ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जिनकी शेयर की कीमतें बाजार की निराशावादी अल्पकालिक सोच के कारण कम हो जाती हैं। टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ, ड्यूरेबल कम्पिटिटिव एडवांटेज। वॉरेन बफे केवल उन कंपनियों में रुचि रखते हैं जिनके पास टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ होता है, जिसे वह आर्थिक खाई, इकोनॉमिक मोट कहते हैं। ये एक ऐसी विशेषता है जो कंपनी को अपने प्रतिस्पर्धियों पर बढ़त देती है, जिससे वह लगभग एक एकाधिकार, मोनोपोली की तरह अपने उत्पादों या सेवाओं की कीमत तय कर सकती है। वह ऐसी कंपनियों से दूर रहते हैं जो मूल्य प्रतिस्पर्धी, प्राइस कम्पिटिटिव उद्योगों में हैं, जहां कंपनियां केवल कीमत के आधार पर प्रतिस्पर्धा करती हैं। इनमें ऐसे व्यवसाय शामिल हैं जो ब्रांड नाम वाले उत्पाद या सेवाएं बेचते हैं जो उपभोक्ता को बार बार चाहिए होते हैं और जल्दी खर्च हो जाते हैं। विज्ञापन व्यवसाय भी शामिल है क्योंकि निर्माताओं को लगातार विज्ञापन की आवश्यकता होती है। ऐसी कंपनियां जो उपभोक्ताओं और व्यवसायों को लगातार आवश्यक सेवाएं प्रदान करती हैं। आम उत्पादों के कम लागत वाले निर्माता और विक्रेता भी,
जिन्हें अधिकांश लोगों को जीवन में कभी न कभी खरीदना पड़ता है। उच्च लाभ मार्जिन और इन्वेंट्री टर्नओवर, हाई प्रॉफिट मार्जिन्स एंड इन्वेंट्री टर्नओवर। वॉरेन ऐसी कंपनियां चाहते हैं जिनके पास या तो बहुत उच्च लाभ मार्जिन हो या उच्च इन्वेंट्री टर्नओवर हो, या दोनों हो। यदि कोई कंपनी कम लाभ मार्जिन और कम इन्वेंट्री टर्नओवर वाली है, तो वॉरेन उसमें निवेश करने में रुचि नहीं रखते। अनुमानित कमाई, प्रेडिक्टेबल अर्निंग्स, वह ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनकी ऐतिहासिक कमाई मजबूत और लगातार बढ़ती हुई हो। अस्थिर कमाई वाली कंपनियां उन्हें आकर्षित नहीं करती। कम दीर्घकालिक ऋण, लो लॉन्ग टर्म डेट। एक टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ वाली कंपनी आमतौर पर कम दीर्घकालिक ऋण वाली होती है। यह उन्हें आर्थिक मंदी या आपदाओं से बचने की वित्तीय शक्ति देता है। शेयरों की पुनर्खरीद, शेयर रीपर्चेसेस। वॉरेन को उन कंपनियों में निवेश करना पसंद है जो अपने शेयरों की पुनर्खरीद, बायबैक, करती हैं। ऐसा करने से बकाया शेयरों की संख्या कम हो जाती है, जिससे कंपनी में उनकी स्वामित्व हिस्सेदारी बढ़ जाती है बिना उन्हें और पैसा लगाए। मुद्रास्फीतिमुक्त व्यवसाय, इन्फ्लेशन प्रूफ बिजनेसेस। वॉरेन ऐसी कंपनियों में निवेश करते हैं जो मुद्रास्फीति के साथ कीमतों को समायोजित कर सकती हैं बिना मांग में गिरावट के। संपूर्ण व्यवसाय दृष्टिकोण, होल बिजनेस अप्रोच। जब वॉरेन किसी कंपनी में निवेश करने पर विचार करते हैं तो वह खुद से पूछते हैं, अगर मेरे पास पूरी कंपनी खरीदने के लिए पर्याप्त पैसा होता तो क्या मैं इसे वर्तमान स्टॉक मार्केट मूल्य पर खरीदता? अगर पूरी कंपनी खरीदना समझ में नहीं आता तो वह एक भी शेयर नहीं खरीदते। सरकारी बांडों से तुलना, कंपैरिजन टू ट्रेजरी बॉन्ड्स। वह सभी संभावित निवेशों की तुलना अमेरिकी ट्रेजरी बांडों के रिटर्न से करते हैं, क्योंकि ये सभी निवेशों के लिए एक बेंचमार्क है। अगर बांडों का रिटर्न बेहतर है तो वह स्टॉक में निवेश नहीं करेंगे। धैर्य और दीर्घकालिक सोच, पेशेंस एंड लॉन्ग टर्म थिंकिंग। वॉरेन की सफलता का एक बड़ा रहस्य धैर्य रखना और अपने निवेशों को दीर्घकालिक रखना है, कभी कभी 30 साल से भी अधिक। वह दैनिक बाजार के उतार चढ़ाव की परवाह नहीं करते। कब बेचें, व्हेन टू सेल। वह तभी बेचते हैं जब कोई कंपनी बहुत अधिक मूल्य पर बिक रही हो और अब व्यवसाय के लिहाज से खरीदना समझ में न आता हो। वह तब भी बेचते हैं जब व्यवसाय या उसके पर्यावरण में ऐसा बदलाव आता है जो उसके टिकाऊ प्रतिस्पर्धात्मक लाभ को बदल देता है या उसे अप्रचलित कर देता है। वित्तीय विश्लेषण, फाइनेंशियल एनालिसिस। वह कंपनियों का विश्लेषण करने के लिए विभिन्न गणितीय समीकरणों का उपयोग करते हैं, जैसे शेयरधारकों की इक्विटी पर रिटर्न, रिटर्न ऑन शेयरहोल्डर्स इक्विटी, कुल पूंजी पर रिटर्न, रिटर्न ऑन टोटल कैपिटल, और प्रति शेयर आय की वृद्धि दर, पर शेयर अर्निंग्स ग्रोथ रेट। सूचना एकत्र करना, इंफॉर्मेशन गैदरिंग। वह वित्तीय जानकारी इकट्ठा करने के लिए इंटरनेट जैसे ब्लूमबर्ग, वैल्यू लाइन, सेक एडगर डाटाबेस का खूब इस्तेमाल करते हैं। वह जांच पड़ताल, स्कटलबट भी करते हैं, जिसमें प्रतिस्पर्धियों और ग्राहकों से कंपनी के बारे में पूछा जाता है। स्टॉक आर्बिट्राज, स्टॉक आर्बिट्रेज। जब लंबी अवधि के निवेश के अवसर उपलब्ध नहीं होते तो वॉरेन स्टॉक आर्बिट्राज में निवेश करते हैं, जिसमें घोषित कंपनी बिक्री, पुनर्गठन, विलय या अधिग्रहण से लाभ कमाना शामिल है। वह केवल सार्वजनिक रूप से घोषित सौदों में ही आर्बिट्राज करते हैं, अफवाहों पर आधारित अटकलों से बचते हैं। संक्षेप में, वॉरेन बफे का निवेश दर्शन एक मजबूत और टिकाऊ व्यवसाय को कम कीमत पर खरीदने, धैर्य रखने और उसके दीर्घकालिक मूल्य बढ़ने का इंतजार करने पर आधारित है। मुझे उम्मीद है कि ये विस्तृत विवरण आपको द न्यू बफेटोलॉजी को बेहतर ढंग से समझने में मदद करेगा। यदि आपके कोई अन्य प्रश्न हैं तो बेझिझक पूछें। तो दोस्तों, यह थी द न्यू बफेटोलॉजी की संक्षिप्त लेकिन गहन समरी। अगर आपको ये समरी पसंद आई हो और आप निवेश की दुनिया में समझदारी से कदम रखना चाहते हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। आपको कौन सी किताब की समरी सुननी है अगली बार? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। ध्यान रखिए, निवेश सिर्फ पैसे की नहीं, सोच और धैर्य की भी लड़ाई है। मिलते हैं अगली किताब के साथ। तब तक के लिए निवेश कीजिए सोच समझकर और सीखते रहिए रीडर्स माइंड के साथ।
धन्यवाद।